तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर और आपकी एजुकेटर CS मेहंदी तोषनीवाल। कैसे हो सभी लोग। गुड आफ्टरनून गौरव, साक्षी, प्रियांशी, लक्ष्य, स्मृति, जैनब, पंखुड़ी। क्या पढ़कर आए हो, जनरल मीटिंग रिवाइज कर कर आए हो। बिकॉज टुडे वी आर ऑल्सो गोइंग टू सॉल्व सम ऑफ द पास्ट ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर। गुड आफ्टरनून एलन मस्क, साहिल। रिवाइज कर कर आए हो, बिकॉज वेरी नेसेसरी है रिवाइज करना। हम पास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आज आपको आपकी प्रैक्टिस शीट भी मिल जाएगी, PW ऐप पर अपलोड हो जाएगी, ठीक है। गुड आफ्टरनून विनीत, चांदनी, सुभाशीष, हेलो रिक्की, परवेज। अरे वाह वाह, ग्रेट ग्रेट, रिवाइज किया है, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। सो आज रेडी हो चैप्टर नंबर 13 को फाइनली फाइनली खत्म करने के लिए। आर वी ऑल रेडी? ठीक है, चलो। आज हमारा चैप्टर नंबर 13 एंड होने वाला है एंड टुडे वी आर गोइंग टू एंड आवर जनरल मीटिंग यहाँ पर। गाइस, आई एम ऑडिबल राइट? प्रॉपरली ऑडिबल हूँ मैं? ठीक है। रिकैप देख लेते हैं प्रीवियस लेक्चर का, हमने क्या क्या देखा था। हमने कुछ सेक्शंस देखे थे एंड मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ मेरे सारे नादान परिंदों से कि आप सेक्शन की लिस्ट को बना रहे हो, और सिर्फ बना ही नहीं रहे हो, रोज रोज पढ़ भी रहे हो यहाँ पर। ओके, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम सेक्शन नंबर 104, जो बात करता है चेयरमैन ऑफ द मीटिंग के बारे में। ये क्या बोलता है, आपकी मीटिंग का एक पर्सन होना चाहिए, दैट इज चेयरमैन। चेयरमैन कौन होगा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा। AOA में नहीं लिखा हुआ है तो आपका जो पर्सन होगा, आप डायरेक्टर्स में से अपॉइंट कर सकते हो। डायरेक्टर्स नहीं मिलेंगे अपॉइंट करने के लिए तो मेंबर्स में से अपॉइंट हो सकता है। चेयरपर्सन का वेट कब तक करेंगे हम लोग, कितने मिनट तक चेयरपर्सन का वेट करेंगे, मुझे आंसर दीजिए। थैंक यू सो मच बच्चा लोग। कितने मिनट तक चेयरपर्सन का वेट करोगे, और फिर वो नहीं आया तो डायरेक्टर्स अपने में से अपॉइंट कर देते हैं। चेयरमैन के पास एक राइट होता है, कौन सा वोट करने का, कास्टिंग वोट करने का राइट होता है। व्हेन वोट्स कास्ट इन फेवर इज इक्वल टू वोट्स कास्ट अगेंस्ट इट होता है, देन चेयरमैन वहां पर वोट कर सकता है। एब्सोल्युटली परफेक्ट, 15 मिनट वेट करेंगे, उससे ज्यादा वेट हम नहीं करते हैं। आफ्टरवर्ड्स हमने देखा सेक्शन 105 प्रॉक्सी कैसे याद किया, 105 प्रॉक्सी, 104 से चेयरमैन याद किया था। प्रॉक्सी कौन होता है, एक ऐसा मेंबर हु इज एंटाइटल्ड टू अटेंड द मीटिंग एंड जो वोट कर सकता है वो अपने बिहाफ पर किसी और पर्सन को अपॉइंट कर सकता है, दैट इज प्रॉक्सी। एक पर्सन कितने लोगों का प्रॉक्सी बन सकता है, 50 मेंबर्स का बन सकता है, प्रोवाइडेड उनके पास जो शेयर कैपिटल है वो 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर एक ऐसा मेंबर है जिसके पास ऑलरेडी 10% से ज्यादा शेयर कैपिटल है तो उसका प्रॉक्सी तो बन पाएगा, लेकिन वो प्रॉक्सी सिर्फ और सिर्फ उस अकेले मेंबर का ही प्रॉक्सी रहने वाला है। प्रॉक्सी यहाँ पर मीटिंग में वोट नहीं कर सकता है, मीटिंग में बोल नहीं सकता है हमारा प्रॉक्सी। ओके, मुझे बताओ प्रॉक्सी का फॉर्म क्या है, कौन सा फॉर्म नंबर हमने देखा था। प्रॉक्सी का फॉर्म है MGT 11। कितने टाइम पहले सबमिट करना है, 48 आवर्स पहले सबमिट करना है। अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लॉन्गर पीरियड प्रिस्क्राइब कर रहा है तो वो हम नहीं मानेंगे, हमारे लिए 48 आवर्स वाला रूल ही प्रिवेल करने वाला है। क्या ये याद आ रहा है। आफ्टरवर्ड्स हमने देखा था प्रॉक्सी को कोरम में काउंट नहीं करते हैं। अगर मल्टीपल प्रॉक्सीज इशू हुई है तो जो लेटेस्ट वाली प्रॉक्सी है वो वैलिड होगी। प्रॉक्सी कब रिवोक हो जाएगा, मेंबर खुद आ गया है मीटिंग में तो अब प्रॉक्सी का यहाँ पर रिवोकेशन हो जाने वाला है। ओके, फाइनली हमने देखा था ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। हो सकता है कि आपकी कंपनी में मेंबर है बॉडी कॉर्पोरेट, स्टेट गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट। इन दैट केस वो खुद तो मीटिंग में आएंगे नहीं, वो अपने बिहाफ पे ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं और इन्हीं ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को विल बी ट्रीटेड एज मेंबर। उसे मेंबर माना जाएगा, मतलब उनके पास राइट होगी प्रॉक्सी को अपॉइंट करने के लिए। ये जो ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है ये कोरम में भी काउंट होंगे, इसे प्रॉक्सी नहीं माना जाएगा और ये लोग वोट भी कर सकते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आफ्टरवर्ड्स हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी थी। सेक्शन 106 पे गए थे, रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स। जनरली मेंबर्स की वोटिंग राइट्स रेस्ट्रिक्ट नहीं होती हैं, बट अगर कॉल का पैसा नहीं दिया कॉल इन अरियर से, या फिर अपने शेयर्स प्लेज पर रखे थे बट लोन का अमाउंट रीपे नहीं कर पाए, आपकी वोटिंग राइट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। 107 शो ऑफ हैंड्स देखा था हम लोगों ने, क्या याद है। 108 क्या था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। आप इलेक्ट्रॉनिकली वोटिंग कर सकते हो, उसमें हमने कट ऑफ डेट देखा था, विच विल नॉट बी अर्लियर देन 7 days बिफोर द मीटिंग। ई वोटिंग लाइन्स कब बंद हो जाएगी, प्रिसीडिंग द डेट ऑफ जनरल मीटिंग 5 PM बंद हो जाने वाली है वो। ओके, क्या ये याद आ रहा है हमें।
109 क्या देखा था, वोटिंग बाय पोल होगी। 110 देखा था वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट होगा। इसमें हमने दो चीजें देखी थी, कब कंपलसरी पोस्टल बैलेट से करना है आपको, कभी आपके लिए ऑप्शनल होने वाला है। अच्छा, ऑप्शनल कब होने वाला है, कब करने की जरूरत नहीं है, अगर ओपीसी है या ऐसी कंपनी जिसमें मेंबर्स अप टू 200 है तो फिर जरूरत नहीं होने वाली है यहाँ पर। ओके, कंपलसरी की हमने ढेरों सारे केसेस देखे थे। ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंज हो रहा है, आप शेयर्स इशू कर रहे हो डीबीआर वाले, बायबैक ऑफ शेयर्स हो रहा है, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है यहाँ पर। क्या वो थोड़े थोड़े से पॉइंट्स याद आ रहे हैं यहाँ पर? कंपलसरी ये मैटर्स किससे ट्रांजेक्ट होने चाहिए, पोस्टल बैलेट से ट्रांजेक्ट होने चाहिए। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में भी देखा था किसके लिए कंपलसरी ई वोटिंग करना, ऐसी कंपनी जहां पर 1000 से ज्यादा मेंबर्स है, 1000 और मोर मेंबर्स है। फिर हमने देखा ऐसी कंपनी जो लिस्टेड है, कहाँ लिस्टेड है, जिसकी इक्विटी शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, उसे कंपलसरी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करनी होगी। आर वी वेरी क्लियर? क्या ये रिकैप हो गया है? आज बारी हमारे और आगे के सेक्शंस करने की। दैट इज टुडे वी आर गोइंग टू सी सेक्शन 111 टू 121, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स देखेंगे, वर्चुअल एजीएम और क्या एडवांटेजेस एंड डिफिकल्ट है वर्चुअल एजीएम के। सो शेल वी स्टार्ट करें? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन नंबर 111 से, ये मैंने आपके लिए पूरा नोट्स बनाया है जस्ट बिफोर द क्लास। सेक्शन 111 बोलता है, सेक्शन नोट डाउन करो अपने सेक्शन लिस्ट में। सेक्शन 111 बोलता है सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन। मतलब क्या है मैम? लग रहा है मेंबर अपना रेजोल्यूशन यहाँ पर सर्कुलेट कर रहा है, बिल्कुल वैसा ही है। तो ऐसा कोई मेंबर्स है ना, ऐसा कोई मेंबर जिसे लगता है कि यार कंपनी में ये रेजोल्यूशन डिस्कस होना चाहिए, कंपनी की जनरल मीटिंग में ये बात भी डिस्कस होनी चाहिए, या ऐसा कोई मेंबर जो कि ऑब्जेक्शन रेज करना चाहता है कि ये बात डिस्कस नहीं होनी चाहिए, या फिर कोई स्टेटमेंट प्रपोज करना चाहता है, ऐसे मेंबर को कंपनी को बताना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आपके पास 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल है या फिर 1/10 ऑफ वोटिंग राइट है, तो आप रिक्वेस्ट करते हो कंपनी के पास, और कंपनी को क्या बोलते हो, कंपनी मैं चाहता हूं कि ये रेजोल्यूशन यहाँ पर डिसाइड हो। जैसे हमारा रेजोल्यूशन क्या है, मेंबर को डिविडेंड इतना मिलना चाहिए, राइट? ऐसा हो सकता है। तो एक मेंबर रिटर्न रिक्वेस्ट भेजेगा कंपनी को, आपके पास होल्डिंग होनी चाहिए कितनी, मेरे संग बोलो, 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल या वोटिंग राइट्स होनी चाहिए। अभी कंपनी को आप रेजोल्यूशन प्रपोज कर रहे हो, ये कितने दिन पहले भेजना है, कितने टाइम पहले भेजना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एटलीस्ट 6 वीक्स बिफोर द जनरल मीटिंग भेजना है। जो भी जनरल मीटिंग की डेट है उससे एटलीस्ट 6 वीक्स पहले आपको भेजना है जो भी रेजोल्यूशन आप यहाँ पर प्रपोज करना चाह रहे हो। टाइम लिमिट ध्यान होगी। ओके, अगर आप कोई स्टेटमेंट प्रपोज करना चाह रहे हो या कोई ऑब्जेक्शन प्रपोज करना चाहते हो, जो रेजोल्यूशन डिस्कस होने वाला है उसमें आप कोई ऑब्जेक्शन लाना चाहते हो, या सिंपली ये रेजोल्यूशन चल रहा है, रेजोल्यूशन में आप अपनी कोई स्टेटमेंट देना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल कंपनी मर्जर अमलगमेशन की बात कर रही है यहाँ पर, तो आप क्या कहना चाह रहे हो, नहीं यार इसका मर्जर अमलगमेशन नहीं होना चाहिए, हमारे कंपनी के डिसएडवांटेज में है। अगर आप कोई स्टेटमेंट भेजना चाहते हो, कोई ऑब्जेक्शन भेजना चाहते हो, तो यहाँ पर टाइम लिमिट क्या हो जाएगी, 2 वीक्स बिफोर द जनरल मीटिंग। ओके, रिजोल्यूशन के केस में 6 वीक्स से बिफोर द जनरल मीटिंग, स्टेटमेंट भेजनी है तो 2 वीक्स बिफोर द जनरल मीटिंग है। क्या ये टाइमलाइन क्लियर है? ओके, ये सी टाइमलाइन क्लियर है। आपको डेज में नहीं लिखना, ना ही 42 डेज लिखना है, ना ही 14 डेज लिखना है, यू हैव टू राइट इन वीक्स, है ना। अभी कन्वर्जन नहीं करना है हमें, जो लिखा हुआ है कंपनीज की बेयर एक्ट की लैंग्वेज में, उसी लैंग्वेज में हमें लिखना रहेगा। ओके, सो 6 वीक्स एंड 2 वीक्स हमने देख लिया। अभी एक क्वेश्चन है, मान लो मेंबर एक रेजोल्यूशन प्रपोज करना चाह रहा था, बट कंपनी नहीं चाहती कि वो रेजोल्यूशन डिस्कस हो। ठीक है, ध्यान से सुनना, मेंबर ने एक रेजोल्यूशन प्रपोज किया जनरल मीटिंग से 6 वीक्स पहले, पर कंपनी नहीं चाहती है कि वो डिस्कस हो, तो कंपनी क्या करेगी, जनरल मीटिंग पहले कर लेगी। समझे, जनरल मीटिंग का जो टाइम पीरियड है वो पहले कर लेगी, तो 6 वीक्स होंगे ही नहीं यहाँ पर। इसीलिए बोला गया है अगर कभी कंपनी एजीएम कॉल करती है 6 वीक्स के अंदर अंदर, तो हम ऐसा मान लेंगे कि ये जो भी डिपॉजिट हुआ है रेजोल्यूशन, ये प्रॉपरली डिपॉजिट हुआ है। इवन दो 6 वीक्स नहीं निकला तो भी हम क्या मान लेंगे, प्रॉपरली डिपॉजिट हुआ है, सो दैट कंपनी अवॉइड ना कर पाए उस रेजोल्यूशन को। क्या ये समझ आया? क्या ये क्लियर हुआ?
एक एग्जाम्पल देती हूँ इस चीज का, अगर थोड़ा सा डाइसी है आप लोगों को तो समझो, ठीक है। तुम मुझे बोलते हो, ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जांपल, नेहा मुझे बोलती कि मैम आप मुझे पढ़ा देना ना, आप मुझे पढ़ा दोगे क्या जब आप फ्री होंगे तो मैंने कहा ठीक है मैं पढ़ा दूंगी आपको 4 PM पे, लेकिन है ना आप मुझे एटलीस्ट 2 घंटे पहले बता देना। मैंने क्या बोला, मैं आपको 4 PM पे पढ़ा दूंगी लेकिन एटलीस्ट 2 घंटे पहले आप मुझे यहाँ पर बता देना, ठीक है। हमने टाइम डिस्कस किया, 4 PM पे पढ़ा दूंगी, एटलीस्ट 2 घंटे पहले बता देना। नेहा ने कहा ठीक है दीदी 2 घंटे पहले बता दूंगी। नेहा मुझे 2 PM पे बता दिया कि मैम मेरे को आपसे पढ़ना है, लेकिन मैं 3 बजे चली गई, मैं घूमने चली गई 3 बजे, राइट। और मैंने उसको बोला अरे एटलीस्ट 2 घंटे तो हुए ही नहीं है, तुमने मुझे 2 बजे बताया और मैं तो 3 बजे ही चली गई, तो एटलीस्ट 2 घंटे हुए ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है ना मैं अवॉइड करना चाह रही हूँ, नेहा को नहीं पढ़ाना चाह रही हूँ। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, नेहा ने कहा ठीक है, अगली बार नेहा ने तो 1 PM पर ही बता दिया मुझे और मैं 2 बजे चली गई फिर से, तो ऐसा नहीं लग रहा मैं नेहा को अवॉइड करना चाह रही हूँ। मैं बोलूंगी अरे नेहा एटलीस्ट 2 घंटे बताया था ना, और देखो मैं तो 3 बजे ही चली गई, यहाँ पर 2 बजे ही चली गई, एटलीस्ट 2 घंटे तो हुए ही नहीं है। वैसे ही कंपनी भी एजीएम के केस में बोला गया है, एजीएम से 6 वीक्स पहले बताना है, बिफोर 6 वीक्स आपको बताना है, एजीएम से 6 वीक्स पहले आपको बताना है। ओके, मेंबर ने बता दिया, हो सकता है कंपनी एजीएम 6 वीक्स के अंदर अंदर रख ले, ठीक है। अगर कंपनी एजीएम विद इन द 6 वीक्स रखती है तो भी हम ऐसा मान लेंगे ये रिजोल्यूशन प्रॉपरली डिपॉजिट हुआ है, सो दैट कंपनी उसे अवॉइड ना करे। जैसे यहाँ पर मैं अवॉइड कर रही थी वैसे यहाँ पर कंपनी अवॉइड ना करे। सो मैं चाहती तो नेहा को बता सकती थी, राइट, कि समझो नेहा मैं बता सकती थी कि आप है ना मैं 2 बजे बाहर जा रही हूँ आप 3 बजे आ जाना, लेकिन मैंने ऐसा नहीं बताया। क्लियर हुआ अभी ये पॉइंट? अच्छा, वही बोला गया था हमारे इस पॉइंट में। नेक्स्ट बोला है कंपनी को रेजोल्यूशन मिला या कंपनी को स्टेटमेंट मिला। जैसे ही कंपनी को रेजोल्यूशन और स्टेटमेंट मिला, कंपनी क्या करेगी, बाकी सारे मेंबर्स को भी सर्कुलेट कर देगी। अच्छा, कंपनी को ऐसा लगता है ये जो स्टेटमेंट है मेंबर ने ऐसे ही सर्कुलेट कर दिया, मतलब पब्लिसिटी के लिए सर्कुलेट किया ताकि लोगों को पता चले अच्छा अच्छा इस मेंबर ने ऐसा भेजा। अगर उसने नीडलेस पब्लिसिटी के लिए सर्कुलेट किया है, इन दैट केस यहाँ पर कंपनी उसे सर्कुलेट नहीं करेगी। अगर कोई डिफेमेटरी मैटर्स है, किसी की रेपुटेशन पे अटैक हो रहा है, पब्लिसिटी के लिए किया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट मना कर सकता है एंड कंपनी उसे सर्कुलेट नहीं करेगी। आर वी क्लियर? क्या क्लियर हुआ? सेक्शन 111 जो क्या बोलता है, सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रिजोल्यूशन। मेंबर अपना रिजोल्यूशन सर्कुलेट करेंगे कितने टाइम पहले, आपको टाइम बताना है, 6 वीक्स बिफोर जनरल मीटिंग। ओके, स्टेटमेंट या ऑब्जेक्शन है तो कितने टाइम पहले, 2 वीक्स बिफोर द जनरल मीटिंग। अगर कंपनी ने विद इन 6 वीक्स एजीएम कर ली तो भी हम मान लेंगे सही टाइम पे डिपॉजिट हुआ है। कंपनी इसे सर्कुलेट करेगी सारे के सारे मेंबर्स को यहाँ पर, और अगर किसी मेंबर ने नीडलेस पब्लिसिटी के लिए स्टेटमेंट दी है तो वो सर्कुलेट नहीं होगी। आर वी वेरी क्लियर? जस्ट अ सेकेंड, लेट मी सी योर चैट्स। ठीक है, पूरा रिकैप दे दिया है हम लोगों ने, ठीक है। खुश हो गए? जिसे भी रिकैप चाहिए था, प्राची एंड खुशी। चलो नेक्स्ट सेक्शन पे हम जा रहे हैं, दैट इज सेक्शन नंबर 115। 111 और 115 को मैं साथ में पढ़ा रही हूँ, रीजन बीइंग सो दैट आप यहाँ पर कंफ्यूज ना हो। 111 बात करता था सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रिजोल्यूशन या मेंबर्स स्टेटमेंट के बारे में। सेक्शन 115 बात करता है ऐसे रिजोल्यूशन विच रिक्वायर्स स्पेशल नोटिस, ऐसे मैटर्स जो जिसको डिस्कस करने के लिए कंपनी को स्पेशल नोटिस भेजना पड़ेगा। और स्पेशल नोटिस कौन भेजेगा? मेंबर्स स्पेशल नोटिस भेजेंगे, तभी कंपनी ये मैटर्स को डिस्कस करने वाली है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कौन कौन से रेजोल्यूशन है विच रिक्वायर्स द स्पेशल नोटिस, जिसके लिए स्पेशल नोटिस भेजना पड़ेगा मेंबर्स को, और ये मैटर्स हमें पता होना चाहिए। सो मेंबर्स चाहते हैं
डायरेक्टर को रिमूव करना तो वो कंपनी को स्पेशल नोटिस भेजेंगे। मेंबर्स चाहते हैं नए डायरेक्टर को अपॉइंट करना इन प्लेस ऑफ रिमूवल डायरेक्टर, जिस डायरेक्टर को धक्के मार के बाहर निकाला उसकी जगह किसी नए डायरेक्टर को अपॉइंट करना, ऐसा मेंबर्स चाहते हैं। मेंबर्स चाहते हैं ऑडिटर को रिमूव करना या फिर वो चाहते हैं नए ऑडिटर को अपॉइंट करना इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर। इन सारे केसेस में दीज मेंबर्स आर गोइंग टू सेंड ए स्पेशल नोटिस टू द कंपनी। यहाँ पर कंपनी को वो स्पेशल नोटिस भेजेंगे कि हम चाहते हैं ये वाले मैटर्स यहाँ पर डिस्कस हो। कौन कौन से 4 मैटर्स है देखो, 2 डायरेक्टर्स से रिलेटेड, 2 ऑडिटर्स से रिलेटेड। बोलो, 2 डायरेक्टर्स से, 2 ऑडिटर्स से। यहाँ पर फर्स्ट रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, फिर अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिमूवल वन। सेकेंड जो हमारा ऑडिटर वाला पॉइंट है उसमें बोलता है रिमूवल ऑफ ऑडिटर एंड फिर बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ऑडिटर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग वन। आर वी वेरी क्लियर? अच्छा, अभी कैसे आप स्पेशल नोटिस भेजने वाले हो, व्हाट इज द प्रोसीजर, जरा ये देख लेते हैं। कोई भी मेंबर जिसने कितना होल्ड करना होना चाहिए, जिसने होल्ड कर रखा है 1% ऑफ वोटिंग राइट्स, वोटिंग राइट का 1%, या फिर आपके पास 5 लाख का पेड अप शेयर कैपिटल है। ये हो सकता है सिंगल, अकेले भी, या हो सकता है आपने मिलजुल कर भी ऐसा होल्ड कर रखा हो। कितना, आई अग्री, बहुत सारे लिमिट्स है पर ध्यान रखना है, इसीलिए बोला शॉर्ट नोट्स बनाओ। जहाँ लिमिट है वहाँ पर आप एक चार्ट भी बना सकते हो। सो ऐसा कोई मेंबर जिसके पास अकेले या मिलजुल कर 1% ऑफ वोटिंग राइट्स है या फिर 5 लाख का पेड अप शेयर कैपिटल है, वो क्या करेगा, कंपनी को रिक्वेस्ट करने वाला है, कंपनी इन सारे मैटर्स के लिए हम चाहते हैं यहाँ पर रिजोल्यूशन पास हो। तो कंपनी को नोटिस कितने दिन पहले भेजना है, यहाँ पर बोला कंपनी को आपको नोटिस भेजना है एटलीस्ट 14 डेज बिफोर जनरल मीटिंग। सो जनरल मीटिंग की डेट से एटलीस्ट 14 डेज पहले नोटिस भेजना है। ओके मैम, एटलीस्ट बोला है मतलब क्या होता है, मिनिमम, है ना, मिनिमम 14 डेज पहले नोटिस भेजना है। तो मेरा एक क्वेश्चन है, अगर ये मेंबर 30 डेज पहले नोटिस भेजता है सो क्या वो वैलिड रहेगा क्या? कंपनी को 30 डेज पहले नोटिस भेजता है तो क्या ये वैलिड है? थोड़ा आई वॉन्ट टू सी मिनिमम मैक्सिमम में मेरे नादान परिंदों को कंफ्यूजन तो नहीं होता है ना, बताओ जरा। ओके, सो फाइनली इतना तो समझ आ गया, ग्रेट। बोला गया है मिनिमम 14 डेज बिफोर जनरल मीटिंग के आपको क्या करना है, यहाँ पर नोटिस भेजना है। तो किसी ने 30 डेज पहले भेजा, वैलिड है, 60 डेज पहले भेजा, वैलिड है, लेकिन बोला गया मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा कितना पहले भेज सकते हो, ज्यादा से ज्यादा आप 3 महीने पहले भेज सकते हो, उससे पहले नहीं भेजना है। तो यहाँ पर बोला है ज्यादा से ज्यादा आप 3 महीने पहले भेज सकते हो। पता चला जनरल मीटिंग के 5 मंथ्स पहले आप क्या कर रहे हो, नोटिस भेज रहे हो, तो वो वैलिड नहीं है। आर वी क्लियर? सो मिनिमम 14 डेज पहले नोटिस भेजना है और मैक्सिमम आपको 3 मंथ्स पहले नोटिस भेजना है कंपनी को। अरे किसका किसका नोटिस भेज रहे थे, ऐसे रेजोल्यूशन विच रिक्वायर्स स्पेशल नोटिस। कौन से मैटर से? 4 मैटर से, 2 डायरेक्टर से रिलेटेड, 2 ऑडिटर से रिलेटेड। अभी आपने यहाँ पर नोटिस भेजा है कंपनी को, कम से कम 14 डेज पहले तो भेजना ही है। तो किसी मेंबर ने 7 डेज पहले भेजा, क्या वो वैलिड होगा? ना 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 ना, इनवैलिड होगा। सो मिनिमम 14 डेज बिफोर द जनरल मीटिंग एंड मैक्सिमम इट कैन बी 3 मंथ्स बिफोर जनरल मीटिंग। आपने कंपनी को नोटिस भेज दिया है, अभी कंपनी सारी के सारे मेंबर्स को बताने वाली है कि इस मेंबर ने बोला है मिस्टर आकाश को रिमूव करना है एज अ डायरेक्टर। सो देन द कंपनी विल सेंड द नोटिस टू ऑल इट्स मेंबर्स। कितने दिन पहले नोटिस भेजेगी? 7 डेज बिफोर द मीटिंग सारे मेंबर्स को नोटिस भेजा जाएगा। अगर नोटिस नहीं दे सकते हो, इन दैट केस न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करा दो यहाँ पर, और कंपनी की वेबसाइट पर बताना रहेगा। आर वी क्लियर?
एकदम क्रिस्टल क्लियर है क्या? सेक्शन 111 हमने पढ़ा था सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रिजोल्यूशन, जहाँ पर आप चाहते हो कि मीटिंग में रिजोल्यूशन डिस्कस हो या कोई स्टेटमेंट को आप ऑब्जेक्ट करना चाहते हो। सेक्शन 115 बोलता है यहाँ पर आप इन 4 मैटर्स में जो भी चीज़ें चाहोगे उसके लिए आपको स्पेशल नोटिस भेजना पड़ेगा। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्या है? 1% वोटिंग राइट्स होनी चाहिए या फिर 5 लाख तक के पेड अप शेयर कैपिटल होने चाहिए। क्रिस्टल क्लियर है मेरे परिंदों को? ओके, सो आगे जाते हैं। अभी हम लोग बहुत इजी इजी चीजें देखने वाले हैं, क्योंकि मैं कह सकती हूँ हमारा ऑलमोस्ट मेन चैप्टर जो है हो चुका है खत्म। अबाउट 20 to 30% माइन्यूट सी चीजें रह गई हैं। सेक्शन 114 बोलता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या है और स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है। बहुत डिफिकल्ट है, मैं बता रही हूँ। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है आज तक समझ नहीं पाए हम तो, और स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है सबसे पहले सेक्शन नोट करना। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब हम सभी को पता है, वोट्स कास्ट इन फेवर आर मोर देन द वोट्स कास्ट अगेंस्ट इट। जितने भी वोट्स फेवर में आए हैं वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू वोट्स कास्ट अगेंस्ट इट। सो अ रिजोल्यूशन शैल बी एन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। एक रिजोल्यूशन को ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन बोलेंगे हम लोग इफ द नोटिस हैज बीन ड्यूली गिवन, अगर नोटिस दिया गया है, एंड वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ द रिजोल्यूशन इंक्लूडिंग द कास्टिंग वोट। और कास्टिंग वोट किसका होता है? चेयरमैन का होता है। अगर चेयरमैन है तो वो एक्सीड करते हैं वोट्स कास्ट अगेंस्ट द रिजोल्यूशन के, और उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन बोलते हैं। तो क्या मैं सिंपल सी लैंग्वेज में लिख सकती हूँ वोट्स कास्ट इन फेवर एक्सीड करेंगे वोट्स कास्ट अगेंस्ट इट के। अच्छा, अगर चेयरमैन है तो कास्टिंग वोट इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, डिफिकल्ट तो नहीं लगाना ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हमें, पक्का ना? अच्छा मुझे बताओ स्पेशल रेजोल्यूशन क्या? जब भी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट, इसी तरह से स्टार्ट करोगे। और रेजोल्यूशन शैल बी एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इफ नोटिस हैज बीन ड्यूली गिवन। अगर नोटिस दिया है एंड द वोट्स कास्ट इन फेवर एक्सीड्स द वोट्स कास्ट अगेंस्ट इट, दिस शुड बी द लैंग्वेज ऑफ योर रेजोल्यूशन। टॉकिंग अबाउट द स्पेशल रिजोल्यूशन, यहाँ पर बोला गया है अ रिजोल्यूशन शैल बी स्पेशल रिजोल्यूशन। कब स्पेशल रिजोल्यूशन बोला जाएगा? जब आपका इंटेंशन है उसे स्पेशल रिजोल्यूशन की तरह प्रपोज करने का। इट मीन्स आप चाहते हो यहाँ पर 75% लोगों का कंसेंट आए, तो आपका इंटेंशन होना चाहिए उसे स्पेशल रिजोल्यूशन की तरह प्रपोज करने का। नोटिस देना होना चाहिए इस एक्ट के अंदर। नोटिस किसकी बात कर रही है? एजीएम के नोटिस की बात कर रही है। उसका आपको नोटिस देना है इधर एजीएम इधर ईजीएम। और यहाँ पर स्पेशल रिजोल्यूशन में क्या होता है? जितने भी वोट्स फेवर में आए हैं वो कितना होना चाहिए? 3 टाइम्स होने चाहिए वोट्स कास्ट अगेंस्ट इट की। तो अभी हम 75% देखते हैं। तो यहाँ पर लैंग्वेज क्या है? The votes cast in favor of the resolution are required to be not less than 3 times. It means at least 3 टाइम्स होने चाहिए वोट्स कास्ट अगेंस्ट इट के। तो हम इसे भी लिख सकते हैं, जरा पेन चेंज करने दीजिए। सो वोट्स कास्ट इन फेवर आर 3 टाइम्स देन वोट्स कास्ट अगेंस्ट इट। क्या ये क्लियर हो गया? एब्सोल्युटली क्लियर है, उससे कम नहीं होना चाहिए। क्या ये क्लियर है? इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज लेट मी नो। क्या किसी तरह का कोई डाउट है क्या? आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप लोग एक्टिव नहीं हो? स्पेशल नोटिस यानी कि शैलेश आपको स्पेशली कंपनी को बताना होता है, इन 4 चीजों में आपको नोटिस देना होता है। दैट इज द केस 4 केसेस में। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक नोट नहीं है? क्या बोलना चाह रहे हो राज? कट ऑफ डेट मैंने एक्सप्लेन किया, चांदनी एक बार चेक करो लास्ट लेक्चर। यस यस नेहा, डेफिनेटली पक्का क्रिस्टल क्लियर है हमें। आगे जाए।
अच्छा, अभी कुछ नोट है जिसका ध्यान रखना। आपके मॉड्यूल में, दैट इज आईसीएसआई का मॉड्यूल, जो स्टडी मटेरियल आपके पास है, कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। वो ऐसी चीज़ें जो हम इग्नोर कर देते हैं, हमें ध्यान नहीं रहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर आईसीएसआई उसी से क्वेश्चन पूछ लेता है। एंड दैट इज वाई आई हैव इनकॉर्पोरेटेड दीज थिंग इन माई नोट्स। एंड मैं चाहती हूँ आप सभी बच्चे एक बार मॉड्यूल भी रीड करो। यहाँ पर वन मैन मीटिंग, क्या एक अकेला इंसान मीटिंग कर सकता है क्या? सबसे पहले में तो नहीं दीदी, नॉट अलाउड, वन मैन मीटिंग कर ही नहीं सकता। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या एक्सेप्शन है? जब एक अकेला पर्सन है तो भी वो कोरम माना जाएगा और ये अकेला पर्सन भी मीटिंग कर सकता है। ऐसा कब वैलिड होगा? सो हम यहाँ पर केसेस देखने वाले हैं। सबसे पहला केस है यहाँ पर, जब आपकी क्लास मीटिंग हो रही है। याद है मैंने बताया था क्लास मीटिंग मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाली मीटिंग या इक्विटी शेयर्स विद डीवीआर वाली मीटिंग हो रही है। अगर आपकी क्लास मीटिंग हो रही है, लेट अस टेक एन एग्जांपल, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की क्लास मीटिंग हो रही है यहाँ पर। अब एक अकेला शेयर होल्डर है, उसी के पास ही सारे प्रेफरेंस शेयर्स है। इन दैट केस अब वो एक अकेला पर्सन आएगा मीटिंग में और हम मान लेंगे कि हमारी मीटिंग हो गई है। सीखे, एक बार पढ़ो। वेर अ पर्सन होल्ड्स ऑल द शेयर्स ऑफ दैट क्लास, उस क्लास के सारे शेयर्स आपके पास है, देन इन दैट केस वो पर्सन आएगा और हम क्या मान लेंगे कि क्लास मीटिंग हो गई है। सो क्या मैं कह सकती हूँ एक अकेला पर्सन ने भी यहाँ पर मीटिंग कर ली है? आर वी क्लियर? ओके। दूसरा है, जब भी डिफॉल्ट किया है आपने एजीएम होल्ड करने में, सो कहना ही से आपने विद इन द टाइम पीरियड एजीएम नहीं करी, एजीएम करने में डिफॉल्ट किया है, तो एनसीएलटी वहां पर बोल सकता है कि ये एक मेंबर प्रेजेंट है ना, चाहे वो पर्सन है चाहे वो प्रॉक्सी है। ठीक है, जनरली प्रॉक्सी विल नॉट बी काउंटेड इन कोरम, लेकिन अगर आपने एजीएम करने में डिफॉल्ट किया और ट्रिब्यूनल बोल रहा है, एनसीएलटी बोल रहा है, तो उस एक पर्सन को पर्सनली प्रेजेंट हो या फिर प्रॉक्सी हो, हम उसे क्या मान लेंगे? कोरम मान लेंगे यहाँ पर। सो व्हेन डिफॉल्ट इज मेड इन होल्डिंग एजीएम, द एनसीएलटी में डायरेक्ट दैट वन मेंबर प्रेजेंट इन पर्सन और प्रॉक्सी विल कॉन्स्टिट्यूट कोरम। नेक्स्ट बोला है, वैन इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू कॉल अ मीटिंग, मीटिंग बुलाना एकदम इम्प्रैक्टिकेबल है, हो ही नहीं सकती है मीटिंग। इन दैट केस यहाँ पर ट्रिब्यूनल बोल सकता है जो एक मेंबर प्रेजेंट है वही मीटिंग मान ली जाएगी। ये मेंबर इन पर्सन भी हो सकता है और प्रॉक्सी भी हो सकता है, लेकिन मान लिया जाएगा क्योंकि वो एक अकेला पर्सन प्रेजेंट है, मीटिंग हो चुकी है। आर वी वेरी क्लियर? क्या ये डन है? इजी पीजी था, वन मैन मीटिंग वाला पॉइंट। ठीक है, और इस पॉइंट से तो क्वेश्चन भी पूछा गया है आपके एग्जाम में, ये वाले पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई कैन टेल यू बच्चा लोग, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे बच्चे इग्नोर करके चले जाते, स्टूडेंट्स इग्नोर करके चले जाते, और कभी कभी यू नेवर नो वही चीजें आपके एग्जाम में भी पूछी जाती हैं, राइट? तो हमें लगता है हमने तो सब कुछ पढ़ा था, यहाँ पर ये पूछा कहाँ से गया, आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसा नहीं होता है। एंड दैट इज वाई इट इज नेसेसरी कि आप हर चीज को यहाँ पर पढ़ो, अनलेस एंड अनटिल वो रिपीटेटेड ना हो। ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बात करता है डोनी ऑफ जनरल पावर ऑफ अटर्नी नॉट डीम्ड एज प्रॉक्सी। क्या बोला गया है? एक पर्सन है, लेट मी चेंज द कलर। एक पर्सन है, इसके पास कुछ पावर्स है, इसने क्या किया है, अपनी पावर ऑफ अटर्नी किसी और के फेवर में ट्रांसफर कर दी है, किसी और के फेवर में ट्रांसफर कर दी है। सबसे पहले मुझे बताओ पावर ऑफ अटर्नी का मतलब क्या होता है? सो बेसिकली पावर ऑफ अटर्नी इज अ डॉक्यूमेंट जहाँ पर आप बोलते हो कि मैं ये काम नहीं कर सकता, सो मेरे बिहाफ पर आप ये काम कर दो, और आपने ये काम किया है तो ऐसा माना जाएगा मैंने ही किया है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, ठीक है, अभी मेरे नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप्स रहते हैं, सो मेरे पास टाइम नहीं है अपने घर की चीज़ें मैनेज करने का, तो मैंने एक पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूट कर दी इन द फेवर ऑफ अर्शी। ठीक है, मैंने अर्शी को बोला तुम्हारे फेवर में मैं एक जनरल पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूट कर रही हूँ, तुम इन्वेस्टमेंट कर सकती हो, तुम मेरा घर बेच सकती हो, खरीद सकती हो, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पेमेंट कर सकती हो, मेरा बैंक अकाउंट ऑपरेट कर सकती हो।
जब भी जनरल पावर ऑफ अटर्नी आएगा आप ही कुछ भी काम कर सकते हो, और जब भी अर्शी ये काम करेगी ऐसा माना जाएगा जैसे कि मैंने ये काम किया है। तो बेसिक समझ आ गया कि पावर ऑफ अटर्नी मतलब क्या होता है। यहाँ ये पर्सन ट्रांसफर कर रहा है इसे डोनर बोलेंगे, और जिसे ट्रांसफर किया जा रहा है इसे डोनी बोलने वाले। अभी आपकी कंपनी का एक मेंबर है, उसने क्या किया, जनरल पावर ऑफ अटर्नी ट्रांसफर कर दी किसी और पर्सन के फेवर में। ओके, किसी और पर्सन के फेवर में ट्रांसफर कर दी, इसका मतलब अब वो पर्सन इन्वेस्टमेंट कर सकता है, सारे के सारे मैटर्स अटेंड कर सकता है, और तो और सुनना सुनना ध्यान से सुनना, और तो और वो जनरल मीटिंग भी अटेंड कर सकता है। क्या मैं बोल रही हूँ, वो कंपनी की जनरल मीटिंग भी अटेंड कर सकता है। ये जो डोनी है जिसके फेवर में पावर ऑफ अटर्नी ट्रांसफर करी गई है, ये जनरल मीटिंग भी अटेंड कर सकते हैं। तो अब अगर इन केस इस डोनी ने जनरल मीटिंग अटेंड करी है और जनरल मीटिंग में वो प्रेजेंट है, तो हम क्या मान लेंगे, हम डीम्ड मान लेंगे जैसे कि डोनर प्रेजेंट है। यहाँ पर हम ऐसा मान लेंगे कि ये जो डोनर है, ये जो हमारी कंपनी का मेंबर है, ये पर्सनली प्रेजेंट है, डोनी को प्रॉक्सी ट्रीट नहीं किया जाएगा। दिस डोनी विल नॉट बी ट्रीटेड एज प्रॉक्सी। आर वी वेरी क्लियर? आप आपके मॉड्यूल में देख सकते हो एक बॉक्स फॉर्म में ये दे रखा है, रीड करोगे तो हो सकता है थोड़ा मोनोटोनस लगे, एंड दैट इज व्हाई आई हैव प्रिपेयर्ड द चार्ट, है ना। जस्ट बिफोर द क्लास मैंने चार्ट इसीलिए प्रिपेयर किया ताकि आपको अच्छा लगे पढ़ने में। आर वी वेरी क्लियर? यस, अगर डोनी आया है, ठीक है, जिसके फेवर में पावर ऑफ अटर्नी ट्रांसफर करी है, वो डोनी आया, उसे प्रॉक्सी नहीं मानेंगे, उसे हम डीम्ड मान लेंगे जैसे कि इस डोनर ने ही मीटिंग को अटेंड करा है। एब्सोल्युटली परफेक्ट, यस प्राची यू कैन से दैट। लेकिन वो कॉन्सेप्ट अलग है, ये अलग है, तो उसे मिक्स मत करना, है ना। और एक और थिंग, प्लीज 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 राइट डाउन ऑल दीज थिंग्स इन योर नोट्स, है ना। ये चीजें हो सकता है आपके ई नोट्स में ना हो, सो प्लीज बच्चा लोग, प्लीज मेरे नादान परिंदो, आई वॉन्ट यू ऑल कि आपका कुछ भी स्किप ना हो। तो उस ई नोट्स में एंड में या फिर जहां पर भी स्पेस हो, स्टिकी नोट्स ले लो, एक पेपर अटैच करके क्या स्टैपल कर दो वहां पर नोट डाउन करना। इफ यू आर रीडिंग फ्रॉम द पीपीटी नोट्स तो उधर भी नोट डाउन कर लेना। मॉड्यूल से पढ़ रहे हो, इन दैट केस मॉड्यूल में हाईलाइट कर लेना, ठीक है। पढ़ा था मॉड्यूल में, ग्रेट, थैंक यू सो मच गरिमा। चलो अभी एक और चीज हम देखने वाले हैं, दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन अग्रीमेंट एंड रिजोल्यूशन। कुछ ऐसे अग्रीमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे रिजोल्यूशंस होते हैं जहां पर आप क्या क्या करना है, उनका रजिस्ट्रेशन कराना रहेगा। सो रिजोल्यूशन की कॉपी, अग्रीमेंट की कॉपी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के साथ आपको फाइल करनी है फॉर्म नंबर MGT 14 में। किसके पास फाइल करनी है, ROC के पास फाइल करनी है। बेसिकली बोला गया है कब कब MGT 14 ROC के पास आपको फाइल करना रहेगा। ये चीज़ें जब भी होगी, कौन सी, ये चीज़ें होगी, तब आपको क्या करना पड़ेगा, MGT 14 यहाँ पर फाइल करना रहेगा, और रेजोल्यूशन की कॉपी भी यहाँ पर फाइल करनी रहेगी। कोई अग्रीमेंट है तो अग्रीमेंट की कॉपी भी ROC के पास फाइल करनी रहेगी। कितने दिनों में, 30 डेज में। तो सबसे पहला बच्चे को याद होगा MGT 14 को हम याद कब करते हैं, स्पेशल रिजोल्यूशन में। सो अगर स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ है, वहां से 30 डेज में क्या करो, MGT 14 फाइल कर दो। सो पहला तो हमारा एकदम क्लियर हो गया। दूसरा, कोई भी रेजोल्यूशन पास किया है विच हैव बीन अग्रीड बाय ऑल द मेंबर्स, सारे के सारे मेंबर्स ने अग्री कर दिया है, उस केस में भी MGT 14 फाइल होता है। हैव बीन अग्रीड बाय ऑल द मेंबर्स, उस रेजोल्यूशन को हम बोलते हैं यूनैनिमस रेजोल्यूशन, जो सारे मेंबर्स ने अग्री किया है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि एग्जाम हो जाए आपके, एग्जाम के बाद मैं आप लोगों से मिलने आऊंगी सबसे, क्या आप अग्री कर रहे हो, सारे मेंबर्स ने अग्री कर दिया है, तो उस रेजोल्यूशन को हम बोलते हैं यूनैनिमस रेजोल्यूशन। यहाँ पर भी MGT 14 फाइल करना है 30 डेज के अंदर अंदर। अच्छा, कोई भी रेजोल्यूशन पास कर रहे हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी के लिए,
अग्रीमेंट हुआ है, किससे रिलेटेड अग्रीमेंट कर रहे हो, किसी को अपॉइंट करने के लिए, रीअपॉइंटमेंट के लिए, या अपॉइंटमेंट को रिन्यू कर रहे हो, वेरिएशन ला रहे हो टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट में, किसकी, मैनेजिंग डायरेक्टर की। सो समझना, मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हो, रीअपॉइंट कर रहे हो, अपॉइंटमेंट में रिन्यूअल ला रहे हो, उनके अपॉइंटमेंट की टर्म्स को चेंज कर रहे हो मैनेजिंग डायरेक्टर की, तो भी क्या चाहिए, MGT 14 फाइल करना रहेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कोई रेजोल्यूशन है तो वहां पर भी MGT 14 फाइल करना रहेगा आपको। अच्छा, कोई भी रिजोल्यूशन या फिर कोई भी अग्रीमेंट जो किसने अग्री किया है, यहाँ पर क्लास ऑफ मेंबर्स ने अग्री कर दिया है, क्लास होती है हमारी क्लास मीटिंग वाली, अगर क्लास ऑफ मेंबर्स ने अग्री कर दिया तो भी MGT 14 फाइल करना है, कितने दिनों में, 30 डेज में। अच्छा, रेजोल्यूशन पास कर रहे हो किस चीज़ के लिए, कि कंपनी वॉलंटरली वाइंड अप होना चाहती है, वॉलंटरली बंद होना चाहती है, उसके लिए भी MGT 14 फाइल होगा। एंड लास्टली रेजोल्यूशन या अग्रीमेंट जैसा भी प्रिस्क्राइब कर रखा है या पब्लिक डोमेन में बता रखा है, उसके लिए MGT 14 फाइल करना। अच्छा, मेरे साथ बोलो, सिंपल है, ROC के पास MGT 14 फाइल करना है 30 डेज में, साथ ही साथ रेजोल्यूशन की कॉपी, और अगर अग्रीमेंट है तो अग्रीमेंट की कॉपी आपको ROC के पास बतानी है। सबसे पहला स्पेशल रेजोल्यूशन, दूसरा सारे मेंबर्स ने अग्री कर दिया, ये मेंबर्स वाला, थर्ड मेंबर्स से रिलेटेड है रेजोल्यूशन या अग्रीमेंट जो कि अग्री किया है क्लास ऑफ मेंबर्स ने। अच्छा, अभी डायरेक्टर से रिलेटेड है हमारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कोई रेजोल्यूशन है, मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट, रीअपॉइंट, रिन्यूअल कर रहे हो, उनके टर्म्स में कोई भी चेंजेस ला रहे हो तो भी आपको ये चाहिए रहेगा, कंपनी को वाइंड अप करना चाहते हो वॉलंटरली, MGT 14 फाइल करना, या कोई और रेजोल्यूशन जैसा प्रिस्क्राइब कर रखा है। क्या क्लियर है, क्या हमें पता चल गया कौन कौन से एग्रीमेंट एंड रेजोल्यूशंस का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना है ROC के पास। आर वी क्लियर? सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज हमारा मिनट्स। ठीक है, ये सेक्शन किसके बारे में बात करता है, मिनट्स के बारे में बात करता है। अभी मिनट्स मतलब क्या है, मिनट्स मतलब होता है आपकी मीटिंग की समराइज्ड प्रोसीडिंग्स। ठीक है, Bernard, I think there is a issue in your device क्योंकि the voice is absolutely perfect, right? So maintenance of minutes of meeting क्या बोलता है, आपकी जब भी मीटिंग हुई है, मीटिंग में क्या क्या बातें डिस्कस हुई है उसकी समरी बता दो। द समरी ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग, उसे क्या बोला जाता है, यहाँ पर मिनट्स बोला जाता है। सो कैन आई से, ये क्या होता है, समरी होती है ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ मीटिंग, मीटिंग में क्या क्या बातें डिस्कस हुई है वो सभी मिनट्स में लिखना रहेगा। जैसे आपको पूरी नॉवेल नहीं पढ़नी है, आप बस उसकी समरी देख लो जो लास्ट में लिखी होती है ना, कि अच्छा ऐसा हुआ था नॉवेल में, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए। ठीक है, वैसे ही आप लोग इंग्लिश में 12th क्लास में करते होंगे, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, यूट्यूब से उसकी समरी देख लो, वैसे ही मीटिंग की भी मिनट्स होती है, दैट इज समराइज प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग। ठीक है, सो मिनट्स मतलब क्या होता है, समरी होती है मीटिंग की प्रोसीडिंग्स की। यहाँ पर क्या हर एक कंपनी को मिनट्स बनाने, डेफिनेटली यस, यहाँ पर कुछ भी रिलैक्सेशन नहीं है, हर एक कंपनी को मिनट्स बनाने होते हैं, कितने टाइम पीरियड के अंदर अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ मीटिंग। सो मीटिंग हुई है, वहाँ से 30 डेज के अंदर अंदर आपको मिनट्स बताने हैं, मिनट्स बनाने हैं, एंड दीज मिनट्स हैव टू बी साइंड, वहाँ पर साइंड होने चाहिए। अच्छा, मिनट्स में क्या होगा, प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग होने वाला है, और क्या क्या डिटेल्स होगी समझना मेरी बात को। सेक्शन 118 मिनट्स के बारे में बताता है, चाहे बोर्ड मीटिंग हो चाहे जनरल मीटिंग हो, दोनों के लिए देयर इज अ सेम सेक्शन, दैट इज सेक्शन 118। अगर बोर्ड मीटिंग होगी, इट मीन्स डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, तो वहाँ पे डायरेक्टर्स की डिटेल्स लिखी होगी, कौन प्रेजेंट हुआ है, किसने हाँ बोला रिजोल्यूशन में, किसने डिसेंट किया है, ये भी लिखा होगा। अच्छा, मिनट्स बनाते टाइम कंपनी को सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड फॉलो करना है। क्या कोई मुझे बता सकता है जनरल मीटिंग में कौन सा सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड लगता है, SS1 या SS2? बताओ जरा,
SS1 या SS2, एक बार ये जवाब देना। सो मिनट्स को मेंटेन करना है आपको, एंट्री की डेट्स मेंशन करनी है, 30 डेज के अंदर अंदर मिनट्स को मेंटेन करना। वी हैव सीन जब से मीटिंग कंक्लूड हुई है वहाँ से 30 डेज के अंदर अंदर आपको मिनट्स को प्रिपेयर यहाँ पर करना रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं मिनट्स बुक का जो भी पेज होगा दिस विल बी एंटिल्ड एंड लास्ट पेज साइंड होने वाला है। देखो, परफेक्ट, वेरी गुड, ऑसम। SS2 सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 2। चलो, अच्छा लगा है जान के कि आप लोग भूले नहीं हो। आप लोग जब आपकी इंटर्नशिप में जाओगे देन यू आर गोइंग टू बी समवन जो मिनट्स को प्रिपेयर करता है ना, आप मिनट्स को प्रिपेयर करने वाले हो। तो मिनट्स बुक का जनरली चीज होती है, पूरे मिनट्स हो गए हैं, वहां पर जो उसका लास्ट पेज होता है वो साइन करता है और वहां पर डेट लिखी होती है, स्टैंपिंग भी होती है। क्वेश्चन आता है कौन साइन करता है, तो अभी हम देखते हैं। इफ इट इज अ केस ऑफ बोर्ड मीटिंग, उस मीटिंग का चेयरमैन साइन करने वाला है या फिर नेक्स्ट मीटिंग का चेयरमैन यहाँ पर साइन करेगा। इन द केस ऑफ जनरल मीटिंग, उस मीटिंग का चेयरमैन साइन करेगा। अगर उसकी डेथ या इनएबिलिटी हो जाती है, सो जो भी डायरेक्टर ऑथोराइज्ड है बोर्ड वाला वो साइन करने वाला है यहाँ पर। अच्छा, इन केस ऑफ पोस्टल बैलेट, इट मीन्स आपकी वोटिंग कैसे हुई है, मीटिंग में पोस्टल बैलेट के थ्रू हुई है, यहाँ पर चेयरमैन साइन करने वाला है। उसकी डेथ और इनएबिलिटी में आपका डायरेक्टर ऑथोराइज्ड बाय बोर्ड यहाँ पर साइन करने वाला है। यस एलन मस्क, डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। जब आप इंटर्नशिप करोगे, जो भी चीज़ें आज हम थियोरिटिकली पढ़ रहे हैं वो आप प्रैक्टिकली वहाँ पर करने वाले हो। आप मिनट्स बनाने वाले हो, बुक को प्रिपेयर करने वाले हो, साइन करवाने वाले हो, राइट, नोटिस बनाओगे आप लोग। सो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऑल्सो रिमाइंड मी एट द एंड, मैं आप लोगों के लिए नोटिस का पूरा ड्राफ्ट लेकर आई हूँ। आई एम गोइंग टू टेल यू कि कैसे नोटिस आता है एक मीटिंग का, ठीक है। सो जनरल मीटिंग के मिनट्स हुए या बोर्ड मीटिंग के मिनट्स हुए, आप उसको कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखते हो, तो कहाँ पर रखे जाएंगे? द प्लेस ऑफ कीपिंग द मिनट्स, इट इज एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। अच्छा, किसकी कस्टडी में रहते हैं? सो नन अदर दैन माय कंपनी सेक्रेटरीज। किसकी कस्टडी में रहने वाले? कंपनी सेक्रेटरी की कस्टडी में रहने वाले। अगर CS नहीं है तो जो भी डायरेक्टर ऑथोराइज्ड है उसकी कस्टडी में यहाँ पर रहेंगी और इन्हें प्रिजर्व करना है। 1 साल 2 साल 8 साल नहीं, परमानेंटली प्रिजर्व करना रखना पड़ेगा। सो मिनट्स यहाँ पर परमानेंटली प्रिजर्व भी रहते हैं। अच्छा, अभी बात आती है रिलेटेड टू इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स बुक ऑफ जनरल मीटिंग। क्या कोई आके कंपनी की मीटिंग के मिनट्स बुक को इंस्पेक्ट कर सकता है क्या? क्या वो देख सकता है क्या? सेक्शन 119 यहाँ पर बात करता है, क्या कोई भी पर्सन आके इंस्पेक्शन कर सकता है क्या मिनट्स का? तो यहाँ पर बोला है अगर आप मेंबर हो, अगर आप कंपनी के मेंबर हो, इन दैट केस आप मिनट्स बुक को इंस्पेक्ट कर सकते हो। अच्छा, मिनट्स बुक कहाँ रखेंगे? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखने वाले हैं। सो यहाँ पर आप मिनट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हो, मेंबर्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स विदाउट पेमेंट ऑफ एनी फीस। इट मीन्स आप रजिस्टर्ड ऑफिस पर आके सिर्फ देखना चाहते हो मिनट्स बुक, तो यहाँ पर आपको फीस देने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हो। अच्छा, ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स पर यहाँ पर भी टाइम है, कितने टाइम के लिए? नॉट लेस देन 2 आवर्स। सो एटलीस्ट 2 आवर्स के लिए ओपन रखा जाएगा इंस्पेक्शन का, ठीक है। एटलीस्ट 2 आवर्स के लिए इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स बुक ओपन रखा जाएगा। सो मिनिमम 2 आवर के लिए इट विल बी ओपन। अच्छा, इंस्पेक्ट तो कर लिया, लेकिन आप चाहते हो आप उसकी कॉपी घर पे लेकर आओ, आप घर पे उसे ध्यान से देखना चाहते हो। इन दैट केस क्या मेंबर को कॉपी मिलेगी मिनट्स की? बिल्कुल कॉपी मिलेगी मिनट्स की, लेकिन उस केस में फीस देनी पड़ेगी। इंस्पेक्शन करना चाहते हो नो फीस, लेकिन कॉपी लेकर आना चाहते हो तो फीस यहाँ पर लगेगी। कितना फीस लगने वाला है आपका? जो भी आर्टिकल्स में प्रोवाइडेड है, बट इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपने कई बार पढ़ा होगा मैक्सिमम 10 रुपीज़ पर पेज। जैसे ही आपने पेमेंट किया है वहाँ से 7 डेज के अंदर अंदर आपको कॉपी मिल जाएगी, ठीक है। सो द कॉस्ट इज मैक्सिमम 10 रुपीज़ पर पेज। और कितने दिनों के अंदर कॉपी अवेलेबल हो जाएगी? विद इन 7 डेज। एब्सोल्युटली परफेक्ट एलन एंड अक्सा। ओके,
अभी एज आई हैव टोल्ड यू मिनट्स हम पढ़ रहे हैं और जनरल मीटिंग में सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड भी लगते हैं, एसएस2 लगते हैं, जैसे कि मेरे नादान परिंदों ने एब्सोल्युटली करेक्ट बोला है। अभी सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड क्या बात करते हैं मिनट्स के बारे में, सो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हम पढ़ लेंगे। ये बोलते हैं मिनट्स को आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी मेंटेन कर सकते हो और फिजिकल फॉर्म में भी मेंटेन कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक एज में बी डिसाइडेड बाय बोर्ड, फिजिकल फॉर्म में भी मिनट्स हो सकते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है तो वहाँ पे टाइम स्टैम्प होना चाहिए। इट मीन्स कितने टाइम पर ये एंट्री हो रही है एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए। मिनट्स बुक में जो भी पेजेस होंगे दे आर गोइंग टू बी कॉन्जिक्यूटिवली नंबर्ड। कॉन्जिक्यूटिवली नंबर्ड मतलब लगातार ऐसे कंटिन्यूसली नंबर्ड होते हैं आपके मिनट्स बुक के पेजेस। अच्छा, मिनट्स बुक को कहाँ रखते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखते हैं, हमें पता है। एसएस2 बोलता है अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई प्लेस डिसाइड करते हैं तो आप उस प्लेस पर भी रख सकते हो अगर बीओडी ने अप्रूव कर दिया है तो। मिनट्स को कैसे लिखा जाता है, ध्यान से सुनना। मिनट्स को लिखा जाता है थर्ड पर्सन में, ठीक है, और पास्ट टेंस में लिखा जाता है। क्यों पास्ट टेंस में लिखा हुआ जाता है, क्योंकि हो चुका है ना, मीटिंग हो चुका है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इंग्लिश में पढ़ा होगा कभी आपने, ठीक है। सो मीटिंग हो चुका है एंड दैट इज वाई हम कैसे लिखने वाले से पास्ट में लिखने वाले हैं, दैट द मीटिंग वॉज हेल्ड ऑन दिस डे। उसके बाद आप पूरा इंफॉर्मेशन लिखने वाले हो, दिस पर्सन हैज असेंटेड, दिस पर्सन हैज वोटेड इन फेवर, यहाँ पर तो ये सारी चीज़ें पास्ट में लिखेंगे। हावेवर जो रिजोल्यूशंस होते हैं, रिजोल्यूशंस हम सीखेंगे पढ़ेंगे कि कैसे रिजोल्यूशंस होते हैं, वो प्रेजेंट फॉर्म में आप लिख सकते हो, दैट इज प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हो। अच्छा, जो भी आइटम ऑफ बिजनेस है वो भी नंबर्ड होगा प्रॉपरली। मिनट्स को एंटर करना है मिनट्स बुक में कितने टाइम में, हम बार बार देख चुके हैं, 30 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ मीटिंग यहाँ पर। अच्छा, जनरल मीटिंग के मिनट्स को कौन साइन करने वाला है, वी हैव सीन चेयरमैन। चेयरमैन का डेथ या इनेबिलिटी हो जाता है तो डायरेक्टर जो प्रेजेंट है वो साइन करेगा यहाँ पर। सिग्नेचर कब तक हो जाने चाहिए, 30 डेज में सिग्नेचर भी हो जाने चाहिए। मिनट्स अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो चेयरमैन कैसे साइन करेगा, यहाँ पर डिजिटली साइन करेगा, ठीक है। नहीं रितुल, किसने बोला आपको कि मिनट्स मीटिंग के टाइम पर बनाए जाते हैं, डेफिनेटली नहीं। मीटिंग हो जाती है फिर मिनट्स बनाए जाते हैं। आप क्या करते हो एज अ सीएस, अभी मीटिंग हो रहा है, ठीक है, तो एज अ सीएस आप नोट डाउन करते हो पॉइंट्स कि मीटिंग में ये बातें डिस्कस हुई है। एक बार आपने नोट डाउन कर ली ड्राफ्ट में एंड उसके बाद आप प्रॉपर मिनट्स प्रिपेयर करते हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम देख रहे हैं ट्रांसक्रिप्ट ऑफ मिनट्स। ये चीज क्या बोलता है, सी यू नेवर नो, कहीं से भी किसी भी पॉइंट से क्वेश्चन आ चुकता है। तो यहाँ पर ही आपके मॉड्यूल के एंड में कुछ पॉइंट्स गिवन है, दैट इज उसमें से एक है ट्रांसक्रिप्ट ऑफ मिनट्स। ट्रांसक्रिप्ट भी क्या होता है, समरी या टाइप्ड रिकॉर्ड होता है, टाइप्ड और रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ मीटिंग, ठीक है। मीटिंग का ही रिकॉर्ड है ये और उसे बोलते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पर। सो इफ इट इज अ पब्लिक कंपनी के लिए मैंडेटरी है आपको ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द मिनट्स को यहाँ पर प्रोवाइड करना रहेगा ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी। कंपनी की वेबसाइट नहीं है तो जो भी मेंबर डिमांड कर रहा है उसे मिनट्स की ट्रांसक्रिप्ट आपको देनी रहेगी। अच्छा, इफ इट इज अ प्राइवेट कंपनी देन इट इज नॉट मैंडेटरी टू प्रोवाइड, आप चाहो तो वॉलंटरी कर सकते हो एज अ गुड कॉरपोरेट प्रैक्टिस और गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस। अच्छा, डिफरेंस क्या है समझ आया इस चीज में कि मिनट्स तो रजिस्टर्ड ऑफिस पर थे, आप इंस्पेक्शन करते हो, लेकिन यहाँ पर अगर ये पब्लिक कंपनी है तो ये वेबसाइट पर ही अवेलेबल रहेंगे हमेशा हमेशा। अगर कंपनी की वेबसाइट नहीं है तो यहाँ पे मेंबर्स डिमांड कर सकते हैं, बट प्राइवेट कंपनी इट इज़ नॉट मैंडेटरी, ये वॉलंटरी है। कंपनी चाहे तो अपनी इच्छा से एक गुड कॉरपोरेट प्रैक्टिस के लिए इसे प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। अच्छा, 118 हमने पढ़ा, अभी नेक्स्ट है हमारा 119। 119 क्या बोलता है, मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म।
अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है या ऐसी कंपनी है जहां पर 1000 शेयर होल्डर्स है या 1000 डिबेंचर होल्डर्स हैं या सिक्योरिटी होल्डर्स है, तो उसे सारे के सारे रिकॉर्ड्स बोला गया है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करना है। रीजन क्यों? देर आर लेस चांसेस कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है विजिबल रहता है, एक्सेसिबल रहता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता है, डैमेज नहीं होता है, उसका बैकअप प्रोवाइड रहता है। इसीलिए बोला गया अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है या फिर ऐसी कंपनी है जिसमें एटलीस्ट 1000 शेयर होल्डर्स है या 1000 डिबेंचर होल्डर्स है या फिर 1000 सिक्योरिटी होल्डर्स है, तो उसे अपने रिकॉर्ड्स को, अपने डॉक्यूमेंट्स को कौन से फॉर्म में मेंटेन करना है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करना रहेगा। कौन सा सेक्शन बोलता है? 119, एंड ये सेक्शन भी हमें नोट करना रहेगा, राइट? अच्छा, नेक्स्ट आते हैं हम लोग रिपोर्ट ऑन एनुअल जनरल मीटिंग। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर भी एक बार आपका ICSI क्वेश्चन पूछ चुका है। एजीएम की रिपोर्ट भेजनी है। सेक्शन 121 क्या बोलता है? एजीएम की रिपोर्ट भेजनी रहेगी। मतलब किसको एजीएम की रिपोर्ट भेजनी? तो ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है लिस्टेड कंपनी के लिए। देखो, अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो वहाँ पे कंप्लाइंसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं कंपैरेटिवली, एंड इसीलिए बोला इफ इट इज़ अ लिस्टेड कंपनी तो आपकी कंपनी को एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है एजीएम के लिए। अगर नॉर्मल अनलिस्टेड कंपनी है तो नहीं करना है, रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है एजीएम के लिए। ये रिपोर्ट की कॉपी आपको फाइल करनी है। कौन से फॉर्म में फाइल करनी? लर्न करने का इजी टेक्निक है। MGT 14 के बाद MGT 15 आता है, राइट? सो 14 के बाद आया 15, तो आप इसे लर्न कर लेना। ये कॉपी जो है रिपोर्ट का वो फाइल होता है इन फॉर्म MGT 15 30 डेज के अंदर अंदर जब से आपकी AGM हुई है। सो कहना इसे AGM हुई है और आपको एक रिपोर्ट फाइल करनी है एजीएम की इन फॉर्म MGT 15। कितने दिनों में? विद इन 30 डेज आपको ये रिपोर्ट फाइल करनी रहेगी। ओके, अच्छा, कैसे रिपोर्ट प्रिपेयर होगी, किस मैनर में रिपोर्ट प्रिपेयर होने वाली है? सबसे पहले इस रिपोर्ट को साइन कौन करने वाला है? सो इसे साइन करने वाला है हमारा चेयरमैन। अगर चेयरमैन नहीं है, इनएबिलिटी है, तो 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, आउट ऑफ होम 1 शेल बी MD, जिसमें से एक होना चाहिए मैनेजिंग डायरेक्टर। अगेन इंपॉर्टेंट, आप एजीएम की रिपोर्ट भेज रहे हो, सेक्शंस लिखोगे, फॉर्म नंबर लिखोगे, जितना लिखोगे लर्न होने वाला है। ठीक है, आप एजीएम की रिपोर्ट MGT 15 में भेजोगे 30 डेज के अंदर अंदर। कहाँ से 30 डेज? एजीएम के यहाँ से 30 डेज। साइन कौन करेगा? चेयरमैन। चेयरमैन की इनएबिलिटी है तो 2 डायरेक्टर्स, आउट ऑफ विच 1 शेल बी मैनेजिंग डायरेक्टर। इस एजीएम की रिपोर्ट में मैम आखिरकार लिखेंगे क्या? तो सुनना, इसमें लिखा होगा आपकी एजीएम का डेट, टाइम, वेन्यू ऑफ एजीएम। ओके, अच्छा, चेयरमैन अपॉइंट हुआ है तो उसका कंफर्मेशन दे दो। कितने मेंबर्स ने मीटिंग अटेंड करी थी यहाँ पर? क्या कोरम आई थी? ये बता दो। अच्छा, कौन कौन से मैटर्स डिस्कस हुए हैं? तो आप यहाँ पर क्या बता दोगे? बिजनेस कौन कौन से ट्रांजेक्ट हुए हैं। ओके, अगर मीटिंग एडजर्न हुई है, पोस्टपोन हुई है, तो वो बता दो, या कोई और रेलिवेंट फैक्ट। क्या मैं कह सकती हूँ इस रिपोर्ट ऑन एजीएम में हम सारी बातें कर रहे हैं एजीएम में क्या क्या हुआ है? डेट, टाइम, वेन्यू ऑफ एजीएम, चेयरमैन अपॉइंट हुआ क्या, कोरम आया क्या, यहाँ पर कितने लोग आए थे, क्या क्या बिजनेस ट्रांजेक्ट हुआ था, क्या मीटिंग एडजर्न हुई थी क्या। सो बहुत ही कॉमन सी इंफॉर्मेशन है, कुछ नया हमने यहाँ नहीं पढ़ा। बस इस एजीएम की रिपोर्ट में ये सारी बातें होगी। बट इफ इट इज अ लिस्टेड कंपनी तो आपको इन्फॉर्म करना रहेगा, लिस्टेड कंपनी को फाइल करना रहेगा। अभी बोला है अगर कंपनी ये रिपोर्ट फाइल नहीं कर पाती है तो पेनल्टी लगेगी 1 लाख रुपीज की। कंटिन्यूइंग फेलियर है, कंटिन्यूइंग फेलियर मतलब 30 डेज से आगे और चला जा रहा है, 50 डेज निकल गया, आपने फाइल नहीं किया, कंटिन्यूइंग फेलियर है, तो हर दिन जितना लेट हो रहा है उसके लिए 500 रुपीज ईच डे लगेगा। मैक्सिमम 5 लाख तक हो सकता है। सो कहना ही से कंपनी के ऊपर पेनल्टी क्या है? 1 लाख रुपीज प्लस 500 रुपीज पर डे। ऑफिसर इन डिफॉल्ट को बोला गया आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी 25,000 रुपीज। ऑफिसर इन डिफॉल्ट है, मिनिमम पेनल्टी कितनी है? 25,000 रुपीज की पेनल्टी है। कंटिन्यूइंग फेलियर है तो 500 रुपीज ईच डे, जो कब तक रहेगा? 1 लाख रुपीज तक रहेगा। मैक्सिमम 5 लाख हो सकता है और ये 500 रुपीज पर डे, मैक्सिमम 1 लाख हो सकता है। आर वी वेरी क्लियर? क्या क्लियर है?
डन है ये सारी चीजें, ठीक है। पेनल्टी इजीली ऐड हो रही है, कर लेना, बस परेशान मत होना पेनल्टी के लिए। बट आई वुड से कि इस पूरे पॉइंट में आप याद कर सकते हो पेनल्टी। अगर कंपनी है तो 1 लाख रुपीज़ की है पेनल्टी, कंटिन्यूइंग फेलियर है तो 500 रुपीज़ पर डे, जो कब तक लगेगा, मैक्सिमम 5 लाख रुपीज़ तक। ऑफिसर एंड डिफॉल्टेड तो 25,000 की पेनल्टी है यहाँ पर। कंटिन्यूइंग फेलियर है तो 500 रुपीज़ पर डे, ये कब तक लगता है, टिल 1 लाख तक। आर बी वेरी क्लियर, ठीक है। क्या हम आगे बढ़े? अभी बहुत सिंपल से टॉपिक्स हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ये सब बेर्नार्ड, दोनों में डिफरेंस है ना बेटा। MGT 14 हम फाइल करते हैं उन सारे केसेस में, और MGT 15 में हम AGM की रिपोर्ट बता रहे हैं। वो AGM की रिपोर्ट है जहाँ पर हम ये सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और MGT 14 हम स्पेशल रेजोल्यूशन, यूनानिमस रेजोल्यूशन और बाकी सब चीज़ों के लिए करते हैं। स्मृति सिंह, सारे टॉपिक्स मॉड्यूल में है बेटा। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड मतलब ये ICSI इशू करता है चीज़ों को और थोड़ा गवर्नेंस के लिए अच्छा बनाने के लिए। नेहा, मैंने बताया पावर ऑफ अटर्नी ट्रांसफर होता है तो उसे डोनी बोलते हैं। बेर्नार्ड, जो पॉइंट मैं एडिशनली हैंड रिटन लिखवाती हूँ वो ई नोट्स में नहीं होता है। मैं बार बार बोल चुकी हूँ, यहाँ पर मैं हैंड रिटन चार्ट्स बनाती हूँ, हैंड रिटन नोट्स बनाती हूँ, वो ई नोट्स में नहीं होता है। ई नोट्स आर सेम एज योर PPT नोट्स, कुछ डिफरेंस नहीं है। जो आपका PPT नोट्स है वही ई नोट्स में है। सो आई कैन नॉट से कि ई नोट्स में 100% मॉड्यूल कवरेज है, ऐसा नहीं है बच्चा लोग। जो PPT नोट्स में वही ई नोट्स में है। आप मॉड्यूल पढ़ो, अगर आपको लगता है कोई टॉपिक एडिशनली है आप ई नोट्स में उसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, है ना। यस चांदनी, चलो। सो लेट अस प्रोसीड टू द वर्चुअल AGM या फिर वर्चुअल EGM। क्या होता है वर्चुअल एनुअल जनरल मीटिंग या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग? बेसिकली कहने से वर्चुअली हो रही है, ये फिजिकली यहाँ पर नहीं हो रही है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से मीटिंग होती है। सो कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ सेक्शन 108 भी बात करता है वोटिंग कैसे हो रही है, इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है यहाँ पर। अभी हम देखने वाले हैं एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है वर्चुअल मीटिंग की, और क्या क्या डिफिकल्टीज यहाँ पर आती है। सो वी विल प्रोसीड विद द एडवांटेजेस। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, क्या क्या एडवांटेजेस है आप खुद बताओ मुझे। अगर यहाँ पर एनुअल जनरल मीटिंग वर्चुअली हो रही है, इट मीन्स फिजिकली सबको नहीं आना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अटेंड करेंगे। अदरवाइज उनका कॉस्ट लगता है ट्रैवलिंग का, ठीक है, टाइम लगता है। बट यही अगर ऑनलाइन हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अटेंड करेंगे। सो कहने से शेयर होल्डर का पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो जाएगा। बिल्कुल दीदी। अच्छा, और तो और उन्हें ट्रैवलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। एक कंपनी है मुंबई में आपकी, उधर AGM हो रही है, एक कंपनी पुणे में है, एक कंपनी अहमदाबाद में है, तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा फॉर AGM एंड EGM। बट बिकॉज 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 ये वर्चुअल है, इलेक्ट्रॉनिकली, जैसे आप यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ रहे हो वैसे ही आप ऑनलाइन मीटिंग भी अटेंड कर सकते हो। आपका टाइम सेव होता है ट्रैवल पर, और कॉस्ट भी यहाँ पर सेव होती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं, अक्रॉस द वर्ल्ड के इन्वेस्टर्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले। आप कहीं पर भी हो, किसी भी प्लेस पे हो, आप यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हो। अच्छा, एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है उन शेयर होल्डर्स को जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं। अरे यार बहुत दूर है, ठीक है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, सो ड्यू टू डिस्टेंस आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकते। बट बिकॉज ऑफ दिस वर्चुअल AGM एंड EGM आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है, बहुत कन्वीनियंट हो जाता है यहाँ पर मीटिंग को अटेंड करने का। अच्छा, नेक्स्ट है, साथ ही साथ देखो ये जो इन्वेस्टर्स है इनका टाइम सेव हो रहा है, इनका कॉस्ट तो सेव हो रहा है, लेकिन कंपनी का भी बहुत टाइम सेव होता है। आप कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखना कि कंपनी क्या करना चाहती है, मीटिंग करना चाहती है। अगर फिजिकल मीटिंग है तो कंपनी को बहुत सारा अरेंजमेंट और प्रिपरेशन करना होता है। रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं तो वेन्यू डिसाइड करो दूसरा, वहाँ का कॉस्ट अलग आता है। रेंट कर रहे हो या पर्टिकुलर टाइम के लिए आप जा रहे हो तो ओके मैम, खाने पीने का इंतज़ाम करने वाले हैं यहाँ पर, सो फूड से रिलेटेड वहाँ पर एक्सपेंस अलग जाता है। लोगों को डायरीज वगैरह दो, लिखने के लिए पेन्स दो, नोट पेड्स दो, तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स का तो टाइम सेव होता है, साथ ही साथ कंपनी का भी टाइम यहाँ पर सेव हो जाएगा। सो कंपनी का भी जो कॉस्ट है होल्ड करने का शेयर होल्डर मीटिंग, जैसे कि कॉस्ट ऑफ वेन्यू,
स्टेशनरी, ट्रांसपोर्ट और रिफ्रेशमेंट, वो सभी कॉस्ट भी यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है, राइट। अच्छा, अगर आपकी कंपनी में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जहाँ पर काफ़ी सारी कंपनीज में वो इन्वेस्ट करते हैं। अभी अगर वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने काफ़ी सारी कंपनी के शेयर्स ले रखे, राइट, हो सकता है अगर फिजिकली मीटिंग होती तो वो हर जगह प्रेजेंट नहीं हो सकता था, क्योंकि ट्रैवलिंग में टाइम लगता है, राइट, डिस्टेंस की वजह से नहीं हो सकता। बट इफ इट इज़ ए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और यहाँ पर वो एक से ज़्यादा मीटिंग अटेंड कर सकता है पूरे दिन भर में भी, हो सकता है एक दिन में 2 AGM हो, ए कंपनी की भी एजीएम है और बी कंपनी की भी एजीएम है, और दोनों के शेयर्स आपने ले रखे हैं, दोनों दूर दूर है, दोनों की डिस्टेंस अलग है, अलग अलग स्टेट्स में है, तो अब वो किसी एक कंपनी में ही आ सकता। बट बिकॉज अब ये वर्चुअल एजीएम या एजीएम है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एक दिन में एक से ज़्यादा मीटिंग भी अटेंड कर सकता है। आर वी क्लियर? समझ आया क्या क्या एडवांटेजेस है? तो द मोर यू विल रीड आपको क्लियर हो जाएगा। शेयर होल्डर का पार्टिसिपेशन, कॉस्ट बढ़ती है, कॉस्ट कम होती है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट कर पाते हैं, ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कराता है, कंपनी का कॉस्ट सेव होता है, कंपनी का पर्सोनल का टाइम यहाँ पर सेव होता है। ठीक है, सो लेट्स सी द डिफिकल्टीज कि क्या क्या डिफिकल्टी आती है इन होल्डिंग वर्चुअल मीटिंग्स। सबसे पहला, सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम यूज्ड, बिकॉज इट इज वर्चुअल, अभी इलेक्ट्रॉनिकली है, सो यू हैव टू चेक द सिक्योरिटी कि प्रॉपर आपका जो सिस्टम है वो सिक्योर्ड है ना। आपने देखा होगा वो सिस्टम कैसा होना चाहिए, सिक्योर्ड सिस्टम है, तो ये चीज़ चेक करना रहेगा। जो भी स्ट्रीमिंग हो रही है, आपकी मीटिंग की प्रोसीडिंग्स स्ट्रीम होती है, लाइव है ना, तो क्या वो क्वालिटी के साथ स्ट्रीम हो रही है, क्या कोई इंटरप्शन तो नहीं आ रहा है क्वालिटी में या किसी भी चीज़ में, इंटरनेट का फ्लक्चुएशन तो नहीं आ रहा है। थोड़ा सोचो आप लोग, ये डिफिकल्टीज हो सकती है। सो यू हैव टू सी कि ये वीडियो स्ट्रीम हो रही है क्वालिटी के साथ ना। आपको यहाँ पर सिक्योर लॉगिन आईडी पासवर्ड देना पड़ता है यहाँ पर हमारे शेयर होल्डर्स को। ओके मैम, अच्छा, ये चेक करना पड़ेगा कि इंस्टेंट रिजल्ट आपको दिख रहे हैं ना। जैसे ही शेयर होल्डर ने कुछ बोला, क्या इंस्टेंट रिजल्ट दिख रहे हैं, उन्होंने वोट्स किया, क्या यहाँ पे पता चल रहा है, ऑडिट रिपोर्टिंग सिस्टम कैसा है, यहाँ पर डेटा की सिक्योरिटी से रिलेटेड लॉगिन आईडी और पासवर्ड देखने वाले हो। ऑल्सो आपको शेयर होल्डर को अलाउ करना पड़ता है द चॉइस ऑफ डिवाइस। ऐसा नहीं बोल सकते हो कि सिर्फ लैपटॉप से ही मीटिंग अटेंड कर सकते हो, नहीं, आपके पास चाहे आईफोन है, चाहे एंड्रॉइड है, चाहे लैपटॉप है, चाहे कंप्यूटर है, आप किसी से भी मीटिंग अटेंड कर सकते हो। इट मीन्स यू हैव टू अलाउ द शेयर होल्डर द चॉइस ऑफ डिवाइस। आप किसी भी डिवाइस से यहाँ पर मीटिंग को अटेंड कर सकते हो। अच्छा, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर देखना पड़ेगा, वोटिंग के लिए क्या सॉफ्टवेयर है, रिपोर्टिंग के लिए क्या सॉफ्टवेयर है, वो भी आपको चेक करना रहेगा। और क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती है, द टेक्नोलॉजी विच यू आर यूजिंग इन कंडक्टिंग द वर्चुअल एजीएम या ईजीएम, ये टेक्नोलॉजी प्रॉपर सिक्योर्ड होनी चाहिए। ओके मैम, अच्छा, टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए सो दैट शेयर होल्डर्स को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिले पार्टिसिपेट करने की, वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर पाए, इस तरह से टेक्नोलॉजी आपको अरेंज करनी रहेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी वर्चुअल मीटिंग तो हो गई है, कंपनी को ध्यान रखना है वो एक डिजिटल रिकॉर्ड भी प्रोवाइड करे। जैसे आपको पता होगा जूम में कभी भी कोई मीटिंग होती है, देर इज एन ऑप्शन ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है, आप रिकॉर्ड कर सकते हो। वैसे ही यहाँ पर कंपनी को एक ऑप्शन प्रोवाइड करना है डिजिटल रिकॉर्ड का। हाँ जी, और बोला गया एज ऑफ टुडे होल्डिंग ऑफ टोटल वर्चुअल शेयर होल्डर मीटिंग अभी अलाउड नहीं है कि पूरे के पूरे सारे के सारे लोग सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल शेयर होल्डर मीटिंग करें। इट इज़ नॉट अलाउड एट प्रेजेंट। कौन सी मीटिंग अलाउड है? हाइब्रिड मीटिंग यहाँ पर अलाउड है। इट मीन्स यहाँ पर कॉम्बिनेशन रहेगा, कुछ लोग ऑनलाइन पार्टिसिपेट करेंगे और कुछ लोग यहाँ पर इन पर्सन पार्टिसिपेट करने वाले हैं। टॉकिंग अबाउट द डिफिकल्टीज इन होल्डिंग वर्चुअल मीटिंग, make sure that you learn at least 6 to 7 points। ठीक है, आर वी ओके? अच्छा, कुछ 2-3 पॉइंट्स है माइनर माइनर से, वो हम डिस्कस कर लेते हैं सो दैट मुझे भी पता चले आप क्या सोच रहे हो।
अच्छा, कुछ सिंपल सिंपल से क्वेश्चन से दैट आई एम गोइंग टू आस्क। यस गरिमा, नोटिस बताऊंगी बताऊंगी। चलो 2 मिनट। सबसे पहला, क्या एक सिंगल डे पे 2 AGM हो सकती है क्या? ठीक है, मुझे बताओ, क्या एक सिंगल डे पे 2 AGM हो सकती है क्या? एक सिंगल डे पे 2 AGM हो सकती है क्या? व्हाट डू यू थिंक? यस और नो? क्या लगता है? सो आई एम गोइंग टू टेल यू द आंसर। यस, एक सिंगल डे पे 2 AGM हो सकती है। इट इज पॉसिबल। लॉ कभी मना नहीं करता है, ध्यान रखना, लॉ मना नहीं करता है। हाँ मुझे पता था नो 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 बोलोगे, और क्यों नहीं? अच्छा रीजन भी बताओ, जो नो 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 बोल रहे, रीजन क्या है? एक बार टेल मी द रीजन। रीजन बताओ। बेटा एक दिन में 2 AGM हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो सकती है अलग अलग टाइम पर हो सकती, बट हो सकती है यहाँ पर। ओके, सेकंड क्वेश्चन है मेरा यहाँ पर, अगर कंपनी वाउंड अप में है तो क्या फिर भी उन्हें AGM करनी है? सो यस, अगर कंपनी इन द प्रोसेस ऑफ वाइंड अप है तो भी उसे AGM करनी ही रहेगी। अभी तक कंपनी बंद नहीं हुई है, इन द प्रोसेस ऑफ वाइंड अप है, तो यहाँ पर कंपनी को AGM करना रहेगा। आर वी क्लियर? क्या क्लियर है ये? तो यस, अगर आपकी कंपनी वाइंडिंग अप में है हमें AGM करना रहेगा। अच्छा तीसरा क्वेश्चन है, CS ने AGM का नोटिस भेज दिया है पर बिना बोर्ड की अप्रूवल के भेजा है। तो जब भी CS नोटिस भेजता है इधर AGM या बोर्ड मीटिंग का, तो ध्यान रखना वहां पे बोर्ड की अप्रूवल की नीड होती। बिना बोर्ड की अप्रूवल के भेज दिया तो वो नोटिस कैसा हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। बट बाद में CS उसे उस नोटिस को रेक्टिफाई करा सकता है, उस एक्ट को रेक्टिफाई करा सकता है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा, लेट मी सी सम मोर पॉइंट्स, अगर मुझे कुछ दिखता है तो देन आई एम गोइंग टू शेयर यू नोटिस। चलो पहले एक बार नोटिस दिखा देती हूँ। सो फाइनली आपका जो चैप्टर है वो एंड हो चुका है। आई एम गोइंग टू शेयर यू नोटिस। कि नोटिस होता कैसा है, दिखता कैसा है। ये AGM का नोटिस है, दिख रहा है हमें। सी, दिस इज द नोटिस जो दिखता है हमें। अभी हमने देखा था नोटिस में सब कुछ गिवन होता है मैम, डे डेट टाइम प्लेस, देखते एक्चुअल में जो बोलते हैं वो होता है या नहीं होता है। सो देखो, नोटिस टू द मेंबर्स, क्या नोटिस में सब कुछ गिवन है क्या? यस, नोटिस कौन सी कंपनी का? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। डे, डेट, टाइम गिवन है यहाँ पर। अच्छा प्लेस क्यों नहीं गिवन है? क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रही है यहाँ पर, राइट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रही है। अच्छा, यहाँ पर आप ऑर्डिनरी बिजनेस ट्रांजेक्ट करने वाले हो, तो कौन कौन सी बातें करने वाले हो जिसके लिए आपको रिजोल्यूशन चाहिए, तो उसे हमने बोला वाला है ऑर्डिनरी बिजनेस। यहाँ पर जैसे कि इंटरिम डिविडेंड देना है, डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, आपको अडॉप्ट करना है फिनेंशियल स्टेटमेंट को, दिख रहा है ना, बोर्ड रिपोर्ट को, रेम्यूनरेशन फिक्स करना है। ठीक है, अच्छा स्पेशल बिजनेस क्या है? आप कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना चाहते हो, उनका रेम्यूनरेशन फाइनल करना चाहते हो, उसके लिए भी ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना है, राइट। अच्छा, ये नोटिस बनाने का जो काम होता है वो CS का ही होता है ना। सो ये हमने कॉस्ट ऑडिटर के बारे में डिटेल्स दे रखी है, देखना जरा। ये हमने एक और चीज बता दी, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस। यहाँ पर क्या दिख रहा है? नोटिस किसने दिया है? बाय द ऑर्डर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, V काला, कंपनी सेक्रेटरी। तो ये आपका ही रोल होता है नोटिस को प्रिपेयर करने का यहाँ पर। ठीक है, तो आप जिस भी कंपनी के CS होंगे, यू आर गोइंग टू प्रिपेयर द नोटिस। सिर्फ इतना ही नहीं, आई हैव टोल्ड यू कि अगर ये मीटिंग कैसे हो रही है, वर्चुअली हो रही है, तो बहुत सारी डिटेल्स आपको शेयर होल्डर को देनी रहेगी। अच्छा, प्रॉक्सी के बारे में बताते हो, थर्ड पॉइंट पढ़ो। A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy। जो भी हमने पढ़ा वो सब है यहाँ पर, राइट। सो प्रॉक्सी आपको अपॉइंट करना रहेगा।
ये स्पेशल बिजनेस था, उसके लिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है यहाँ पर। एजीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रही है, इसीलिए प्रॉक्सी फॉर्म इनक्लोज्ड नहीं है। अभी इससे एक और पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इफ एट ऑल आपकी कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग या एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करती है, इलेक्ट्रॉनिक मोड से करती है, तो क्या प्रॉक्सी अपॉइंट हो सकता है? क्या क्या लगता है तुम्हें? ध्यान रखना, वहां पर प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं होता है। लिख दो अपने नोट्स में, अगर आपकी कंपनी में एजीएम या ईजीएम इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से हो रहा है तो वहां पर प्रॉक्सी को अपॉइंट करने का प्रोविजन नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से हो रहा है। इट मीन्स आप अटेंड कर सकते हो कहीं से भी मीटिंग को, ठीक है। और यहाँ पर आप जिस भी प्लेस से मीटिंग अटेंड कर रहे हो वो आपके लिए वेन्यू हो जाएगा, मतलब प्लेस ऑफ मीटिंग हो जाएगा। अच्छा, मेंबर्स को बोल दिया 30 मिनट्स पहले आपको ज्वाइन करना है यहाँ पर। ओके, जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट है एजीएम के लिए उन्हें कोरम के लिए काउंट किया जाएगा। चलो, अभी मैं आपको बता देती हूँ, ये सारी बातें जो भी करी हुई है ये हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट कि कैसे आपको एनुअल रिपोर्ट मिलने वाली है। फिजिकल नोटिस की कॉपी आपको चाहिए तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो यहाँ पर, सेबी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर यू। जो काम का है वो बताती हूँ। ये है, मैंने आपको बोला था जब हम सेक्शन 108 पढ़ रहे थे, प्रोसेस ऑफ ई वोटिंग, है ना, हमने प्रोसेस ऑफ ई वोटिंग देखा था, जहां पर आपको बताना पड़ेगा सारे शेयर होल्डर्स को कि कैसे ई वोटिंग करनी है। शेयर होल्डर्स तो नादान है, तो नोटिस में बताना रहेगा, यही पूरा प्रोसेस बता रखा है। देखो, ई वोटिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा 25 अगस्त को 9 AM, और एंड कब होगा? 5 PM पे। याद आया, मीटिंग से एक दिन पहले एंड हो जाना चाहिए 5 PM, वही चीज बोली गई है। कैसे वोट करना है वो पूरा प्रोसेस बता दिया आपको यहाँ पर, डिपॉजिटरी वाला ये पूरा प्रोसेस बता दिया गया है। ठीक, क्यों बता रही हूँ? इट्स जस्ट बिकॉज कि आपको समझ आए जो भी हमने पढ़ा है यही चीजें प्रैक्टिकली अप्लाई होती हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस है फाइनली, एनेक्स्चर टू द नोटिस, क्योंकि स्पेशल बिजनेस था इसलिए साथ में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी आया है आप लोगों के लिए। अच्छा, एंड दैट इज इट, ठीक है। यस ऑब्वियसली, क्या ये ओके है? अभी जिस चीज पे फोकस करना है उस पे करें, है ना। भारी इंग्लिश बाद में देखें, ठीक, गूगल ट्रांसलेटर। अभी हम लोग ये देखते हैं कि जो हमने पढ़ा है थियोरिटिकली वही प्रैक्टिकली यहाँ पर एप्लीकेबल होता है, ठीक है। अच्छा, बिफोर दैट फटाफट आई वांट यू टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। पीवाईक्यूज है, सॉल्व करो इसे। अभी क्या बोला है क्वेश्चन? एट अ जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी अ मैटर टू बी पास बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन, मैटर स्पेशल रेजोल्यूशन से पास होना है। आउट ऑफ 400 मेंबर्स प्रेजेंट, ओके, टोटल 400 मेंबर्स प्रेजेंट है, 200 मेंबर्स वोटेड इन फेवर, 200 ने फेवर में वोट किए हैं ऑफ द रेजोल्यूशन, 50 मेंबर्स वोट अगेंस्ट इट, 50 ने अगेंस्ट में वोट किए हैं, 50 वोट्स वर फाउंड इनवैलिड, 50 कैसे थे? इनवैलिड थे, और रिमेनिंग 100 मेंबर्स एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग, इट मीन्स उन्होंने वोटिंग नहीं करी है, उन्हें वोटिंग नहीं करी है, एब्सटेन्ड मतलब वोटिंग नहीं करी है। चेयरमैन ऑफ द मीटिंग डिक्लेयर द रेजोल्यूशन एज द पास, चेयरमैन ने बोला कि रेजोल्यूशन पास हो गया है। अभी आपको बताना है अकॉर्डिंग टू यू क्या रेजोल्यूशन पास हो चुका है क्या? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन में स्टक होते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता, क्योंकि जहाँ मैथ्स आ जाती है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आ जाता है, स्टूडेंट्स टेंड टू कंफ्यूज कि हमें समझ नहीं आ रहा है। सो पहले अकॉर्डिंग टू यू बताओ क्या ये रेजोल्यूशन पास है क्या? क्या सेक्शन मेंशन करने वाले हो? सबसे पहले सेक्शन 114, वेयर यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन को एक्सप्लेन करोगे। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है? आपका इंटेंशन था स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने का, आपने नोटिस दिया है यहाँ पर सभी मेंबर्स को, और वोट्स कास्ट इन फेवर्स आर 3 times मोर द वोट्स कास्ट अगेंस्ट इट। यहाँ पर आपको किसी भी तरह का तुक्का नहीं लगाना है, जो नो मैम बोल रहे हैं, ठीक है। क्यों रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ जरा बताना तो, क्यों पास नहीं हुआ? एक बार मुझे आंसर दे दो बस, बस हम तो ट्राई नहीं कर रहे हैं।
मेहनत ही नहीं कर रहे, बस डायरेक्ट येस नो में आंसर देना है। सबसे पहले एक बात को समझने की कोशिश करना यहाँ पर, यू हैव टू सी कि टोटल मेंबर्स कितने हैं। ध्यान से ये चीज देख लेना, टोटल मेंबर्स ओके 400 है। किसको काउंट नहीं करते हैं? ऐसे मेंबर्स जिन्हें एब्सटेन किया गया, जिनके वोट्स इनवैलिड है, उन्हें हम काउंट नहीं करेंगे। ओके 400 मेंबर्स में से यहाँ पर 50 वोट्स इनवैलिड थे, तो जो इनवैलिड वोट्स है उन्हें काउंट नहीं करते हैं। 50 लोगों के इनवैलिड थे तो उसे माइनस करेंगे। कहने से यहाँ पे 350 आ गया। 350 में से 100 मेंबर्स को एब्सटेन किया था, तो 350 में से एब्सटेन्ड वाले कितने हो गए हमारे? 100 हो गए हैं। इसे भी माइनस करोगे सो दैट इज 250। अभी इन 250 में से देखना है रिजोल्यूशन पास हुआ है या रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ है। कैसे चेक करोगे? बस यही करेंगे हम। बच्चा लोग थोड़ा सा मेहनत करना है हमें। अच्छा जरा बताओ, टोटल वोट्स हमें पता चल गए मैम 250 आए हैं। ओके फेवर में कितने आए हैं? 200 आए हैं। अगेंस्ट में कितने आए हैं? 50 आए हैं। कैसे पता चलेगा स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है या नहीं हुआ है? 75% से ज्यादा होना चाहिए। हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट? जो वोट्स फेवर में आए हैं मतलब 200, अच्छा टोटल कितना है? 250 है, तो डिवाइड बाय 250 करो, इनटू 100 करो। बेसिक मैथ्स आती है हमें इतनी तो। सो अगर आप कैलकुलेट करोगे 5 5 are 25, 5 4 are 20 here and 5 20s are, so that is 80%. सो कहना इसे 80% मेंबर्स ने फेवर में वोट किया, और क्योंकि ये फेवर में वोट किया है इट इज मोर देन 75%, क्या आप बोल सकते हो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो चुका है। चेयरमैन ने जो डिक्लेयर किया दैट इज वैलिड। क्या अभी समझ आया? क्या चीज मेन थी इस क्वेश्चन में? टोटल वोट्स में से इनवैलिड वोट्स काउंट नहीं करेंगे, जिन लोगों को एब्सटेन किया है वो काउंट नहीं करेंगे, जो लोग एब्सेंट है वो काउंट नहीं करेंगे। पक्का समझ आ गया ना? श्योर श्योर 100%। ये चीज लिखो, मुझे नहीं है भरोसा, ठीक है। कैसे काउंट करते हैं टोटल वोट्स? जो एब्सेंट मेंबर्स हैं वो काउंट नहीं करेंगे, एब्सेंट है ना। ओके टोटल मेंबर्स में से फिर हम और काउंट नहीं, क्या नहीं करते हैं? इनवैलिड वोट काउंट नहीं करते हैं, और जिनको एब्सटेन किया है वोटिंग से उनको भी काउंट नहीं करते हैं। उसके बाद जो भी अमाउंट आएगा उससे यू विल सी कि क्या आया आंसर। समझ आया पक्का से? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। दिस इज द क्वेश्चन, पढ़ो और मुझे बताओ कोरम आया है या कोरम नहीं आया है, बताओ जरा। यस अक्सा, तभी पता चलेगा ना बेटा कि पास हुआ है या नहीं हुआ है, फेवर से ही पता चलेगा ना। एबीसी लिमिटेड है सिचुएटेड इन मुंबई। सबसे पहले एबीसी लिमिटेड बोला है तो दिमाग में आना चाहिए पब्लिक कंपनी है बेटा, ये सब चीजें स्ट्राइक होनी चाहिए, है ना। अच्छा टोटल 800 मेंबर्स है, ओके। आर्टिकल्स में कोरम क्या लिखा हुआ है? 7 मेंबर्स लिखा हुआ है, ओके। पर्सन्स प्रेजेंट इन जनरल मीटिंग, वो आपको बताना है क्या कोरम है या कोरम नहीं है। यू हैव टू आंसर यस और नो, ठीक है। सबसे पहला मिस्टर ए द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नर ऑफ गुजरात, या गवर्नर ऑफ गुजरात के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको कोरम में काउंट करेंगे, तो लर्न करो, याद करो। यस गवर्नर का रिप्रेजेंटेटिव विल बी काउंटेड इन कोरम, यस कोरम में काउंट करेंगे। 1 पर्सन आया है। मिस्टर बी एंड मिस्टर सी आर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है, तो इनको काउंट करेंगे क्या? सोचो जरा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, ये मीटिंग में वोट कर ही नहीं सकते, इनको काउंट नहीं करेंगे, ओके।
ठीक है। मिस्टर डी रिप्रेजेंटिंग PQR लिमिटेड एंड XYZ लिमिटेड, कहना ही सही है। मिस्टर डी दो कंपनीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमने क्या बोला, ये दो रिप्रेजेंटेटिव हो गए, इसको भी काउंट करेंगे और दो की तरह। मिस्टर ई, मिस्टर एफ, मिस्टर जी एंड मिस्टर एच क्या है, ये सभी प्रॉक्सी है यहाँ पर आपके शेयर होल्डर्स की। क्या नो 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 नो, क्या लगता है? अच्छा, सबसे पहले व्हाट यू आर गोइंग टू डू हियर इज, जैसे ही आपको एक क्वेश्चन दिखता है, आप आंसर कैसे लिखोगे, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन स्टार्ट करोगे 103 को और बताओगे किसके बारे में, कोरम के बारे में बताओगे। ओके, कोरम के बारे में, बिकॉज इट इज अ पब्लिक कंपनी, तो वहां पे आर्टिकल्स नहीं चलते हैं, जो सेक्शन 103 में लिखा है वही फाइनल है। प्राइवेट कंपनी होती है तो आर्टिकल्स वाला हम लोग मानते हैं, राइट। यहाँ पर याद है किसी को 5, 15, 30, 5, 15, 30, क्या सब भूल भुला गए हो? हाँ, अप टू 1000 मेंबर्स हैं तो 5 पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। सो अप टू 1000 मेंबर्स है, कहने से हमारी कंपनी में अप टू 1000 मेंबर्स है तो 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। अच्छा, 1000 से ज्यादा है, अप टू 5000 तक है, या मोर देन 5000 है तो 30 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। यहाँ पर बोला गया EFGH प्रॉक्सीज है शेयर होल्डर्स की, और तुम मुझे बताओगे क्या प्रॉक्सी काउंट होता है क्या कोरम में? ना 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 ना, प्रॉक्सी यहाँ पर कोरम में काउंट नहीं होता है, तो ये प्रोविजन भी एक्सप्लेन करना रहेगा आपको फोर्थ में। एक बार अपने प्रोविजन एक्सप्लेन करा है कोरम का, 1 बाय 1 सभी को एक्सप्लेन करोगे। कैसे एक्सप्लेन करने वाले हो, एक बार कोरम बता दोगे आप यहाँ पर, राइट? जस्ट अ सेकेंड, ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, यस यस यस, एक चीज ध्यान रखना, आई थिंक मुझे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है बोलने में। जो भी कोरम का प्रोविजन है सेक्शन 103 और आर्टिकल्स में प्रिस्क्राइब्ड है, उस केस में आप कौन सी कोरम को हायर मानने वाले हो, विच एवर इज हायर, नो मैटर वो पब्लिक कंपनी है, नो मैटर वो प्राइवेट कंपनी है, आप क्या चीज कोरम में फाइनलाइज मानने वाले हो एज पर सेक्शन 103 या आर्टिकल्स में जो लिखा हुआ है विच एवर इज हायर, और वही हम पब्लिक कंपनी में भी करेंगे, प्राइवेट कंपनी में भी करेंगे। अगर सेक्शन 103 के अकॉर्डिंग देखो तो कोरम 5 है, और आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग देखो तो कोरम 7 है। इट मीन्स इसमें से हायर क्या है, 7 वाली हायर है यहाँ पर, एंड फाइनली हमारी कोरम होगी 7। जब आप यहाँ पर काउंट करोगे तो आपको पता चलेगा ये तो सिर्फ एक है और ये दो है, तो मेंबर्स सिर्फ 3 ही आए हैं। कैसे आप आंसर लिखने वाले हो, आप बताओगे ये रिप्रेजेंटेटिव है गवर्नर का, तो इसीलिए ये काउंट होगा कोरम में। सभी को एक्सप्लेन करना है आपको, राइट? अच्छा, फिर आप बताओगे ये तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, दे आर नॉट एलिजिबल टू अटेंड द मीटिंग एंड वोट एट द मीटिंग, इसलिए वो काउंट नहीं होने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ पर क्या बताने वाले हो, ये बॉडी कॉर्पोरेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारे काउंट होंगे। ओके, एंड लास्टली आप बता दो ये प्रॉक्सी है, एंड प्रॉक्सी इज नॉट गोइंग टू बी काउंटेड इन कोरम, और यहाँ पर सोने पे सुहागा हो जाएगा इफ यू विल राइट द सेक्शन नंबर, क्योंकि हमें पता है, तो लिखो सेक्शन 105 के अकॉर्डिंग प्रॉक्सी विल नॉट बी काउंटेड इन कोरम। आर वी वेरी क्लियर ना? डन है ना? ये क्वेश्चन गरिमा आपका आई गेस 4 मार्क का था, प्यारा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था आपका, पास्ट ईयर क्वेश्चन ही है ये, राइट? अच्छा, वो कंफ्यूजन नहीं है, बेस इट क्लियर ना कोरम में जो भी सेक्शन 103 में गिवन है और आर्टिकल्स है विच एवर इज हायर। क्वेश्चन सॉल्व करोगे कंफ्यूजन मजा आने वाली। अभी ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पढ़ो इसे। AGM of Trimetal Bearings Limited, a listed company, was called on 31st August 23, तो 31st of August 23 को AGM बुलाई गई है। After issuing due notice, 120 members were personally present at the AGM. After the chairman declared the presence of quorum, यहाँ पर चेयरमैन ने बोला कि ठीक है पूरी कोरम आई है, द चेयरमैन डिक्लेयर्ड प्रेजेंस ऑफ कोरम, मतलब क्या होता है, चेयरमैन ने डिक्लेयर कर दिया कोरम आई है। अ सेक्शन ऑफ मेंबर्स disrupted the proceedings demanding bonus shares and higher dividend.
कुछ नालायक मेंबर्स ना यहाँ पर एजीएम की प्रोसीडिंग्स को डिसरप्ट कर रहे, इंटरवीन कर रहे और बोल रहे अरे बोनस शेयर्स दो, अरे डिविडेंड थोड़ा ज़्यादा दो। चेयरमैन ने हाफ एन आवर वेट किया, फिर भी मेंबर्स उस प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यूली डिसरप्ट करे जा रहे हैं। तो चेयरमैन ने क्या कर दिया, एजीएम को एडजर्न कर दिया है। कोरम आई थी, फिर भी चेयरमैन ने एजीएम को एडजर्न कर दिया है। कब एजीएम को एडजर्न किया, 15 सितंबर को एडजर्न कर दिया। अभी यू हैव टू स्टेट क्या चेयरमैन एजीएम एडजर्न कर सकता है, सो मोटो। तो लर्न करो, थोड़ा सा रिकॉल करो, हमने सेक्शन 104 पढ़ा, 4 से चेयरमैन याद किया था। चेयरमैन यहाँ पर मीटिंग एडजर्न कर सकता है, बिल्कुल मीटिंग एडजर्न कर सकता है। अगर कोरम नहीं आई है तो वहां पर मीटिंग, लेकिन चेयरमैन के पास पावर है, इफ दिस सर्कमस्टेंसेस सो वारंट, कोरम आई है तो भी चेयरमैन क्या कर सकता है, मीटिंग को एडजर्न कर सकता है। इस केस में चेयरमैन ने हाफ एन आवर वेट किया, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ मेंबर्स डिसरप्ट कर रहे थे प्रोसीडिंग्स को, तो चेयरमैन की पावर्स के अंदर है, चेयरमैन मीटिंग को एडजर्न कर सकता है, सुओ मोटो। एब्सोल्युटली परफेक्ट गाइस, एब्सोल्युटली परफेक्ट। अच्छा, अभी कुछ ये क्वेश्चन देखो, फिर इसके बाद मैं आपको पीडीएफ वाले क्वेश्चंस भी बताऊंगी। मोरओवर मेरा बहुत मन है कि एक बारी मैं आपको बेयर कंपनीज एक्ट बताऊं, सो दैट आपको पता चले कंपनीज एक्ट कैसा होता है, जो सेक्शंस हम पढ़ रहे हैं, जो रूल्स हम देख रहे हैं वो कैसे होते हैं। तो लास्ट में आई एम गोइंग टू शो यू दैट एज वेल। अच्छा, क्वेश्चन बोला है एज अ सीएस advise your client whether the following matters can be transacted by getting a resolution passed through postal ballot। क्या ये मैटर्स पोस्टल बैलेट से ट्रांजेक्ट हो सकते हैं क्या, ये आपको बताना है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा रिकॉल करना, सब कुछ रिकॉल हो जाएगा। फर्स्ट डे इशू ऑफ शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, क्या ये मैटर पोस्टल बैलेट से हो सकता है। हमने एक लिस्ट देखी थी सेक्शन 110, एब्सोल्युटली परफेक्ट एलन मस्क। तो सेक्शन 110 बात करता है किस चीज के बारे में, पोस्टल बैलेट के बारे में। कुछ मैटर्स कंपलसरी पोस्टल बैलेट से होने चाहिए, शेयर्स विद डीवीआर इशू करना है, ये पोस्टल बैलेट से हो सकता है डेफिनेटली। अच्छा, कंपनी को शेयर्स बायबैक करने हैं, शेयर्स वाला पॉइंट रिलेटेड था, क्या वो पोस्टल बैलेट से हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। कंपनी अपना अंडरटेकिंग सेल करना चाहती है, होल ऑफ द अंडरटेकिंग, क्या वो पोस्टल बैलेट से हो सकता है, हमने ये भी पढ़ा था, ये भी पोस्टल बैलेट से हो सकता है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपकी पोस्टल बैलेट से हो सकती है। क्या हो गया है, माइक को अक्सा ऑडिबल है ना। अच्छा, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपके दिसंबर 22 में, मतलब बहुत पुराना नहीं, लेटेस्ट है। तो लेटेस्ट भी कभी कभी किस्मत अच्छी हुई तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या था हमारा, अमित सीएफओ ऑफ अ कंपनी हैज सॉट योर एडवाइस ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ होल्डिंग फर्स्ट एज वेल एज सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट एजीएम। बेसिकली यू हैव टू टेल कि एजीएम, फर्स्ट एजीएम कब होती है, सेकेंड एजीएम कब होती है, एज पर द प्रोविजंस एंड इट इज अ 4 मार्क। बहुत इजी है, हमें पूरा एजीएम का प्रोविजन पता है। एजीएम का सेक्शन क्या है, सेक्शन 96 है। यहाँ पर ऑल्सो आई हैव प्रोवाइडेड ए सिंपल आंसर फॉर ऑल ऑफ यू, सो दैट आपको एक आइडिया लगेगा आंसर्स को कैसे लिखते हैं। सेक्शन 96 के अकॉर्डिंग आपको बताना है एजीएम शेल बी हेल्ड वंस इन अ कैलेंडर ईयर। पहली एजीएम 9 मंथ्स के अंदर होनी चाहिए, सब्सिक्वेंट एजीएम 6 मंथ्स में होनी चाहिए, गैप 15 मंथ्स का। अच्छा, फिर आप इसमें और पॉइंट्स पे एडिशनली बोल सकते हो कि एक्सटेंशन मिल सकता है मैक्सिमम 3 मंथ्स का, राइट। और क्या बोल सकते हो भैया, आप एजीएम के बारे में और ज़्यादा डेट टाइम प्लेस नहीं बताएंगे, क्योंकि बात करी गई है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, है ना, तो ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी बोली है। आर वी क्लियर? सो before moving to the revision part, I want you all to discuss 2 more points, that is एक बारी आपको रीड करना रहेगा आपकी मॉड्यूल से प्रोसेस, ये होमवर्क में लिखने दो मुझे, है ना, होमवर्क वाला स्लाइड नहीं है हमारा। प्रोसेस ऑफ होल्डिंग जनरल मीटिंग, इफ यू विल सी इन योर मॉड्यूल, आपको बहुत बड़ा सा प्रोसेस दिखेगा जनरल मीटिंग होल्ड करने का। एंड इफ यू विल गिव इट अ रीड, वो सारे सेम पॉइंट्स है जो हमने डिस्कस किए हैं, मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करना, सो दैट इफ एट ऑल आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है आप लिख सकते हो। अच्छा, अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी आपको कुछ कुछ पॉइंट्स तो याद रहेंगे, बट स्टिल आई वॉन्ट कि आप एक बार प्रोसेस को रीड करो। सेकेंड, एक टॉपिक ऑफ दिखेगा आपको, ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, बिफोर द जनरल मीटिंग,
एट द जनरल मीटिंग एंड आफ्टर द जनरल मीटिंग। ये आपको एक बार मॉड्यूल से रीड करना रहेगा। हाँ जी, क्या डाउट्स है आप लोगों के? ड्राफ्टिंग के बारे में बताऊंगी सुभाशीष, ड्राफ्टिंग ड्राफ्टिंग बताते हैं। आशुतोष आप ये JIGL में सीखोगे बेटा? अच्छा गरिमा बताती हूँ मैं इसका लॉजिक आपको, है ना, इजी पीजी है। अच्छा पहले सुनो ड्राफ्टिंग के बारे में, जो भी बच्चे पूछ रहे दीदी ड्राफ्टिंग का क्या, सबसे पहला चीज, आई नो आप लोग परेशान होंगे, ड्राफ्टिंग आती है सिर्फ और सिर्फ पार्ट बी की। सबसे पहला चीज, अगेन इफ यू विल सी द क्वेश्चन पेपर्स, बच्चा लोग ड्राफ्टिंग होती है पूरी ऑप्शनल, मतलब कंपलसरी नहीं होता है, ड्राफ्टिंग के क्वेश्चंस ऑप्शनल में आते। फिर भी दीदी अगर कंपलसरी आ गया तो, क्योंकि आप ही बोलते हो ICSI तो अनप्रेडिक्टेबल है, बिल्कुल मैं ही बोलती हूँ ICSI अनप्रेडिक्टेबल है, तो क्या करना रहेगा आपको यहाँ पर, मेक श्योर हमने यूट्यूब पे, मतलब मैंने ही अपलोड किया है ड्राफ्टिंग का एक पूरा सेशन, वहाँ पर मेरे हैंड रिटन ड्राफ्टिंग के नोट्स मिल जाएंगे आपको, नोटिस से रिलेटेड, मिनट से रिलेटेड, हर चीज़ से रिलेटेड, और ये सभी पास्ट ईयर क्वेश्चन से जो भी ICSI पूछता है वो सभी मैंने मेरे हाथ से ड्राफ्टिंग करी है, वहाँ पर किस तरह से करता है पूरी एक्सप्लेन करी गई है। आप चैप्टर के बाद भी उसे यूट्यूब पर देख सकते हो। मोर ओवर मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि अभी ड्राफ्टिंग के लिए परेशान मत हो, है ना, वो हार्डली 10 to 15 मार्क्स का आता है, वो भी ऑप्शनल आता है एज पर द पास्ट ईयर ट्रेंड्स ऑफ ICSI, है ना। तो वो आप क्या करो, आपका पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है, कंपनी लॉ कंप्लीट हो जाता है पूरा हमारा, उसके बाद यूट्यूब पर जाओ और ड्राफ्टिंग का लेक्चर देख लो, एंड आई एम 100% श्योर यू विल बी वेरी वेल सॉर्टेड। जैसे ही आप वो ड्राफ्टिंग का लेक्चर देखोगे आपके दिमाग में सभी कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा कुछ PDF वाले क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस शीट बता दूं क्या थोड़ी सी, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं फिर तूफानी रिवीजन करेंगे, है ना। कहाँ गई हमारी प्रैक्टिस शीट ऑफ जनरल मीटिंग, ये शीट अपलोड करवा दूंगी मैं, राइट। देखना चाहते हो ना कुछ क्वेश्चंस, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आई हैव सीन, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22, दिसंबर 22 का क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, पढ़ो इसे और आंसर दो, राइट। देखो जरा, फॉर द AGM ऑफ अ कंपनीज प्रॉक्सी वर रिसीव फ्रॉम A B C and D, ठीक है। AGM के लिए प्रॉक्सीज कहाँ से आई, दिस आई वांट कि आप खुद से आंसर दो और सही आंसर दो, ABC से और D से आई थी, ठीक है। डी ने अपनी प्रॉक्सी फॉर्म डिपॉजिट किया 72 आवर्स बिफोर द मीटिंग, ओके, एज द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी रिक्वायर्स फॉर द डिपॉजिट ऑफ प्रॉक्सी फॉर्म 72 आवर बिफोर द मीटिंग, आर्टिकल्स बोलता था 72 आवर्स पहले डिपॉजिट कराना है, मिस्टर डी ने 72 आवर्स पहले डिपॉजिट करा दिया। A और B ने डिपॉजिट किया अपना प्रॉक्सी फॉर्म 50 आवर्स बिफोर द मीटिंग, एंड हेंस चेयरमैन ने रिजेक्ट कर दिया, प्रॉक्सी फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिया है यहाँ पर चेयरमैन ने। C ने रिप्रेजेंट किया 48 शेयर होल्डर को। अच्छा ये जो C है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 48 शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, हैविंग 8% शेयर होल्डिंग, और जिसकी 8% शेयर होल्डिंग है, ठीक है यार वैलिड है ना, 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 50 मेंबर्स तक का तो प्रॉक्सी बन सकते, ओके। डी रिप्रेजेंट कर रहा है एक शेयर होल्डर को जिसके पास 11% वोटिंग राइट्स है। अभी आपको बताना रहेगा, एक्सप्लेन करो कौन सी प्रॉक्सीज वैलिड है। तो सबसे पहले मेरे नादान परिंदे यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन यहाँ पर कि आखिरकार प्रॉक्सी होता क्या, प्रॉक्सी का सेक्शन बता दो जरा, सेक्शन 105 बताता है प्रॉक्सी के बारे में, AOA को इग्नोर करेंगे। कहना ही से यहाँ पर जो प्रॉक्सी थी मिस्टर A और B वाली वो वैलिड थी, बिल्कुल बिल्कुल वैलिड थी, ओके। अच्छा C वाली वैलिड है क्या, C वैलिड है क्या, यस C भी वैलिड है। क्या D वैलिड है क्या, यस D भी वैलिड रहेगा, क्योंकि D अकेला एक ही पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके पास 11% वोटिंग राइट्स है, तो 100% D की प्रॉक्सी भी वैलिड रहने वाली है। यहाँ पर आपके नोट्स में मैं रेक्टिफाई करवाऊंगी,
प्रॉक्सी फॉर्म जो डी की है इट इज ऑल्सो वैलिड। क्यों वैलिड है बच्चा लोग? क्योंकि हमने देखा है एक पर्सन यहाँ पर प्रॉक्सी बन सकता है एक अकेले मेंबर की जिसके पास मोर देन 10% वोटिंग राइट्स है। सो इट इज 101% वैलिड। अच्छा, और क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बारी, और अदरवाइज ये आपको अवेलेबल हो जाएगा, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देख लो। बाय द वे जरा बताना अपना अपना फीडबैक्स दैट हाउ यू फाउंड द जनरल मीटिंग वाला चैप्टर। कैसा लगा जनरल मीटिंग वाला चैप्टर? एक बार अपना फीडबैक दे दो सभी लोग, कैसा लगा हमें ये चैप्टर, और पढ़कर कैसा लगा, इन टोटल चैप्टर कैसा था, क्या लगता है स्कोर कर पाओगे? इसी आपको है ना एक्सप्लेन करने को भी आ सकता है। ई वोटिंग से रिलेटेड ये सारी चीजें, दैट ई वोटिंग क्या होती है, कट ऑफ डेट क्या है, साइबर सिक्योरिटी क्या है, तो इस चीज के बारे में भी पढ़ना रहेगा, सिर्फ एक बार रीड करना रहेगा, दैट इज ऑल्सो सफिशियंट हमारा यहाँ पर। तो टेंशन मत लेना, ड्राफ्टिंग मैं करवाऊंगी, ये वाला करो, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जो हम करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो ग्रेट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 देखो जरा। ओहो, ठीक है, क्वेश्चन 32 में क्या बोला गया है? बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग है, ओके ओके, बहुत प्यारा, जक्कास। लर्निंग करनी है लिमिट्स की, ये साहिल, बाकी इट विल बी ऑल ओके, है ना? लर्न करो, बहुत प्यारा लगेगा ये चैप्टर। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, इट इज नॉट अजीब सा चैप्टर, बहुत बहुत ही बेस्ट, ऑल टाइम फेवरेट एंड स्वीट ऑल ओवर। आपके नोट्स आर वेरी हेल्पफुल, आपने इजी कर दिया, थैंक यू सो मच एलन मस्क। इजी ही है ना? जैसे जैसे रिवाइज करोगे और अच्छा लगेगा। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक इट मोर इजी एंड अ सिंपलर वर्जन फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आप मॉड्यूल से पढ़ते उसकी लैंग्वेज देखते तो थोड़ा सा टेक्निकल लग सकता था, है ना? ठीक है मनीष बेटा, उसमें बनाने की जरूरत ही नहीं है, 3 ही तो पॉइंट से रिपोर्ट ऑन एजीएम में। चलो, थोड़ा सा आप खुद भी बना सकते हैं, है ना बच्चा लोग? मैं बहुत सारी चीज़ों के चार्ट बनाती हूँ, आई हैव मेड यू एक्सप्लेन कि चार्ट कैसे बनाया जाता है। अगर आपको पर्सनली कभी भी कोई भी टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, सो आप खुद भी चार्ट बना सकते हो, आपको वे पता चल गया कैसे बनाते, तो थोड़ा सा मेहनत करना चलेगा, है ना? हर चीज़ की ऐसे स्पून फीडिंग नहीं होती है, यू ऑल आर इन CS एग्जीक्यूटिव, तो थोड़ा सा हम कर सकते हैं। मैम इट्स लेंदी बट बिकॉज ऑफ यू वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू बेरनार्ड, ऑल थिंग्स आर क्लियर। अभी ये देखो, चलो फटाफट। इंद्र कुमार, ये हेड है लीगल एंड सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट का, आपसे समझना चाहता है क्या ये रेजोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ पोस्टल बैलेट से पास होंगे क्या? यू हैव टू एडवाइज हिम। इजी पीजी है, पोस्टल बैलेट से आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला, अगर ये 1% कंपनी है, थोड़ा सा सोचो, ये कौन सी कंपनी है आपकी? 1% कंपनी है, ओके, एक ही मेंबर है, और इसका सब्जेक्ट मैटर है ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, क्या ये मैटर्स से पोस्टल बैलेट से पास होंगे क्या? थोड़ा थोड़ा लर्न करो कि मैम हमने देखा था अगर ओपीसी है, 1% कंपनी है, तो पोस्टल बैलेट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वहां पर वोटिंग पोस्टल बैलेट से नहीं होगी तो भी चलेगा। सो यस, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, नॉट कंपल्सरी। अच्छा, अनलिस्टेड कंपनी है, 190 मेंबर्स हैं, और बायबैक करना चाहती हूँ, ओके वी नो, श्योर्स बायबैक करना चाहती हूँ तो पोस्टल बैलेट से करो। लेकिन हमने एक और देखा था, अगर आपकी कंपनी में 200 तक मेंबर्स हैं, अप टू 200 है, तो पोस्टल बैलेट पास करने की जरूरत नहीं है, अगेन नॉट रिक्वायर्ड। लिस्टेड कंपनी है, 12,340 मेंबर्स है, इलेक्शन ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, जैसे ही आप देखोगे लिस्टेड कंपनी मेंबर्स भी ज़्यादा है, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए भी क्या चाहिए होता है? पोस्टल बैलेट। सो हियर द आंसर इज यस। आई बी वेरी क्लियर? एब्सोल्युटली परफेक्ट मैं बच्चा लोग, ग्लैड टू सी, बहुत अच्छा लगता है जब आप इतने परफेक्ट परफेक्ट आंसर्स देते हो। चलो, सो फाइनली हम रिवाइज करेंगे, बिफोर दैट मैं आपको ना
कंपनीज एक्ट बता देती हूँ। सो डू यू गाइज वांट टू सी कंपनीज एक्ट? एक बारी बेयर एक्ट जो हम पूरा पढ़ रहे हैं मैं वो बता देती हूँ, मेरी बहुत इच्छा थी। सो दिस इज द कंपनीज एक्ट 2013 जो हम पढ़ते हैं, जिससे रिलेटेड सारे प्रोविजंस देखते हैं। अगर आपने ऑलरेडी पहले देखा है तो बहुत अच्छी बात है, सुभाषेष मैं लास्ट में देखती हूँ। अदरवाइज ये कंपनीज एक्ट 2013 में यू आर गोइंग टू सी वेरियस थिंग्स। यहाँ पर सबसे पहले ये चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, प्रिलिमिनरी, श्योर कैपिटल, रजिस्ट्रेशन। अगर मैं बात करूँ हमारे जनरल मीटिंग से रिलेटेड, तो जनरल मीटिंग में हमने देखा था मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाला है, तो यहाँ पे चैप्टर 7 है कंपनीज एक्ट में, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ सेक्शन है टॉकिंग अबाउट मीटिंग्स वाले सेक्शन, तो सेक्शन 96 से स्टार्ट हो जाते हैं और ये सारे सेक्शंस चले हुए आ रहे हैं और हमने सब कुछ पढ़ा है यहाँ पर, ठीक है। 96, 97, 98, 99 ये सारे सेक्शंस चले हुए आ रहे हैं एंड तक, ये रिपोर्ट ऑन AGM तक ये सारे सेक्शंस चले हुए आ रहे हैं। इस तरह से लिखा हुआ होता है, क्या है, रिपोर्ट ऑन द AGM पढ़ते हुए आए हैं, ये इस तरह से पूरा कंपनीज एक्ट में लिखा होता है। ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू वन थिंग इन द बिगिनिंग, कभी भी जब आप देखोगे एक्ट में लिखा हुआ है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, मतलब कहाँ होता है, रूल्स में। यहाँ पर देखो बोल रखा है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, जैसे ही यू विल क्लिक ये आ गया है रूल्स, और रूल्स में सारी चीजें लिखी हुई है यहाँ पर, राइट। चलिए सो अभी मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ। यहाँ पर हमारा ये पॉइंट तो हो गया है आई थिंक क्लियर। ये पेनल्टी है यहाँ पर टॉकिंग अबाउट कंपनीज रूल्स, तो यहाँ पर रूल्स भी होते हैं। हमने देखा था हमारे लिए कौन से रूल लगते हैं, MGT मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स लगते हैं। सो ये रहे आपके मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014, जहाँ जहाँ पर भी एज में भी प्रिस्क्राइब्ड है आप यहाँ पर आके देख सकते हो। EGM से रिलेटेड, नोटिस से रिलेटेड, प्रॉक्सी से रिलेटेड। करती हूँ ना गरिमा, ठीक है, आई बी वेरी क्लियर। अच्छा, बेयर एक्ट एंड मॉड्यूल में क्या डिफरेंस है बेटा? मॉड्यूल में समराइज फॉर्म में काफ़ी सारी चीज़ें दी गई है, इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है, एंड ये आपका बेयर एक्ट होता है जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है, ये लीगल लैंग्वेज होता है, जैसा कि फाइनलाइज किया था कंपनीज एक्ट 2013। सो मॉड्यूल इज नॉट टोटली कंपनीज एक्ट, वहाँ पर सीक्वेंसिंग अलग होती है और उसे किसी ऑथर ने लिखा होता है एज पर कंपनीज एक्ट, ठीक है। सो अगर अभी सब कुछ हो गया है तो क्या मेरे नादान परिंदे रेडी है क्या एक तूफानी से तूफान रिवीजन के लिए? बता दो यार, मुझे जोश बहुत कम लग रहा है आज बहुत कम जोश लग रहा है, ऐसे बहुत बुझे बुझे से लग रहे हो यार, ऐसे बुझे बुझे से अच्छे नहीं लगते हो मुझे, आप हंसते मुस्कुराते ही अच्छे लगते हो, बहुत बुझे बुझे से लग रहे हो। सो आई वॉन्ट ऑल कि आपका जोश एकदम हाई लेवल पे हो, क्योंकि आपको ऐसे स्माइलिंग देख के मुझे अच्छा लगता है, फिर मैं खुश खुश रहती हूँ। आप लोग खुश रहोगे, आप लोग इंटरेक्टिव रहोगे, आपको मजा आएगा, आपको प्यारा लगेगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है, मुझे भी मजा आएगा। सो क्या रेडी है सारे बच्चे तूफानी से रिविजन के लिए, तूफान मचाने के लिए? पक्का से 100%? शेल वी स्टार्ट? चलो 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 स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, और एंड में मैं आपके डाउट भी देख लूंगी, सो डू नॉट वरी, मैं नहीं जाने वाली हूँ कहीं पर। स्टार्ट करते हैं और आग लगा देते हैं। सबसे पहला हमने स्टार्ट किया था सेक्शन 111 से, सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन। सर्कुलेशन ऑफ मेंबर रेजोल्यूशन क्या बोलता है? मेंबर चाहता है कंपनी को ये बात पहुंचाना, रेजोल्यूशन देना या स्टेटमेंट देना है ना, तो उसे बताना रहेगा। अच्छा, ये रेजोल्यूशन कितने दिन पहले देना है? 6 वीक्स बिफोर द जनरल मीटिंग देना है। स्टेटमेंट या ऑब्जेक्शन है तो कितने टाइम पहले बताना है? 2 वीक्स बिफोर द जनरल मीटिंग बताना है। आपने 6 वीक्स बिफोर द जनरल मीटिंग रेजोल्यूशन दिया था, बट विद इन 6 वीक्स AGM हो गई है, तो भी हम मान लेंगे विद इन द टाइम लिमिट यहाँ पर डिपॉजिट हो चुका है। अच्छा, आपने भेजा है कंपनी को, कंपनी आगे सभी मेंबर्स को सर्कुलेट करेगी, कंपनी को लगता है एवई नीडलेस पब्लिसिटी के लिए आपने यहाँ पर रेजोल्यूशन भेजा, तो वो आगे नहीं जाने वाला है। ओके अगर आपके मन में आ रहा होगा दीदी सेक्शन 111 तो हमने पढ़ा, 114 पढ़ा, 115 पढ़ा, 112 और 113 क्या है? तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 112, 113 है ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नर, प्रेसिडेंट और बॉडी, और ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हो गया हमारा बॉडी कॉर्पोरेट का, दैट इज 113। तो हम ये प्रॉक्सी में पढ़ चुके हैं।
आफ्टरवर्ड्स हमने देखा सेक्शन 115 रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। अच्छा, मेंबर के पास एटलीस्ट 1% वोटिंग राइट्स होना चाहिए या फिर मिनिमम 5 लाख तक का पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए। आप 4 मैटर्स पे रिजोल्यूशन लेना है तो आपको स्पेशल नोटिस भेजना पड़ेगा। डायरेक्टर को रिमूव कर रहे हो, नया डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो इन प्लेस ऑफ रिमूवल वन, ऑडिटर को रिमूव कर रहे हो या नया ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हो इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग वन, आप कंपनी को नोटिस भेजोगे। कितने दिन पहले नोटिस भेजोगे, मुझसे पहले बोलना है। मिनिमम 14 डेज पहले नोटिस भेजोगे, मैक्सिमम 3 मंथ्स पहले आप नोटिस यहाँ पर भेज सकते हो कंपनी को। कंपनी क्या करेगी, सभी मेंबर्स को जनरल मीटिंग से 7 डेज पहले बताएगी या फिर एडवर्टीजमेंट पब्लिश कर देगी। सेक्शन 114 हम लोगों ने यहाँ पर देखा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन। ओआर मतलब क्या होता है, अगर आपने नोटिस दिया है अ रेजोल्यूशन विल बी टर्म्ड एज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन व्हेन वोट्स कास्ट इन फेवर exceeds the votes cast against it। स्पेशल रेजोल्यूशन, नोटिस हैज बीन ड्यूली गिवन, आपका इंटेंशन था स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने का, एंड वोट्स कास्ट इन फेवर आर मोर देन 3 times द वोट्स कास्ट अगेंस्ट इट, वो आपका स्पेशल रेजोल्यूशन माना जाता है। आफ्टरवर्ड्स हम कहाँ चले गए थे, सेक्शन 118 पे गए। मिनट्स क्या होते हैं, सो मिनट्स आर द समरी प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग। मिनट्स कब तक मेंटेन करके रखने, 30 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग आपको यहाँ पे मिनट्स को प्रिपेयर करना रहेगा। मिनट्स साइन होना चाहिए, कौन साइन करेगा, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग साइन करेगा। अगर वो डिसेबल या इनेबिलिटी है, इन दैट केस आपका डायरेक्टर ऑथोराइज यहाँ पर साइन करने वाला है। मिनट्स को आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हो, फिजिकली फॉर्म में रख सकते हो। मिनट शुड बी कॉन्जिक्यूटिवली नंबर्ड, सारे आइटम्स यहाँ पर मिनट्स में नंबर्ड होने चाहिए। कहाँ रखोगे, रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखोगे। किसकी कस्टडी में रखने वाले हो, कंपनी सेक्रेटरी की कस्टडी में आप यहाँ पर रखने वाले हो। ओके इधर मिनट्स पे क्या एक और चीज लगती है, आपका सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 2 भी अप्लाई होगा। ओके फाइनली हम लोग गए थे 119, दैट इज इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स। डेफिनेटली मिनट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हो, बट ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स कर सकते हैं, एटलीस्ट 2 आवर्स के लिए ओपन रखना पड़ेगा। क्या कॉपीज मिलेगी, मिल सकती है कॉपीज। फीस क्या है, मैक्सिमम 10 रुपीज पर पेज, यहाँ पर जैसे ही आपने फीस दी 7 डेज के अंदर अंदर मिल जाएगा। फिर हमने देखा कि रजिस्ट्रेशन कराना होता है कुछ रिजोल्यूशन का, MGT 14 फाइल करना है 30 डेज के अंदर अंदर। अगर ये चीजें हुई है फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग, क्या क्या हुआ है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ है, सारे मेंबर्स ने यहाँ पर कंसेंट दे दी, यूनानिमस रिजोल्यूशन, उस क्लास के मेंबर्स ने यहाँ पे कंसेंट दे दी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कुछ बात हुई है, आप अपॉइंट करना चाहते हो, रीअपॉइंट, रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो, वेरिएशन लाना चाहते हो, टर्म्स में चेंज करना चाहते हो मैनेजिंग डायरेक्टर की, इन सारे केसेस में MGT 14 फाइल होगा 30 डेज के अंदर अंदर। आफ्टरवर्ड्स हमने देखा था रिपोर्ट ऑन AGM, एनुअल जनरल मीटिंग की रिपोर्ट प्रिपेयर होती है। अभी कौन करता है AGM की रिपोर्ट प्रिपेयर, सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनी। हर लिस्टेड कंपनी को एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी, कौन से फॉर्म में, MGT 15 में 30 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ मीटिंग। आखिरकार उस रिपोर्ट में होता क्या, डेट टाइम प्लेस लिखा होता है, कोरम में कोरम आई या फिर नहीं आई, चेयरमैन आया क्या यहाँ पर, क्या कोई प्रॉक्सी था यहाँ पर, ओके क्या मीटिंग एडजर्न हुई, ये सारी चीजें देनी होती है। अगर आपने नहीं दिया तो पेनल्टी भी आप पर लगती है, जो आई होप आप लोगों ने पढ़ी होगी, आप लोगों को लर्न करनी रहेगी। ओके फाइनली हमने कुछ चीजें देखी, क्या वन मैन मीटिंग हो सकती, नहीं हो सकती, बट वी हैव सीन सम एक्सेप्शंस। क्या एक्सेप्शन देखिए, एक ही क्लास मीटिंग हो रही है और एक अकेले पर्सन ने सारे शेयर्स होल्ड कर रखे उस क्लास मीटिंग के। अगर आपने डिफॉल्ट किया AGM करने के लिए और ट्रिब्यूनल बोल रहा है एक अकेला पर्सन AGM कर लो, अगर यहाँ पर AGM करना इम्प्रैक्टिकेबल है, ट्रिब्यूनल ने बोल दिया एक अकेला पर्सन AGM कर सकता है। डोनर और डोनी का वाले केस में हमने देखा, अगर कोई डोनी है, ठीक है, डोनी कब होगा, एक पर्सन है जो आपकी कंपनी का मेंबर है, ही हैज स्टैंड्स फॉर द जनरल पावर ऑफ अटर्नी इन फेवर ऑफ सम अनदर पर्सन। अभी वो पर्सन जनरल मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, और अगर उस पर्सन ने जनरल मीटिंग अटेंड करी है, सो वी विल अज्यूम जैसे कि मेंबर खुद आया है, वो डोनर खुद आया है, एंड डोनी विल नॉट बी ट्रीटेड एज प्रॉक्सी, उसे प्रॉक्सी माना नहीं जाने वाला है। अच्छा फिर हमने ट्रांसक्रिप्ट ऑफ मिनट्स भी देखा था। मिनट्स की ट्रांसक्रिप्ट किसको बनानी, पब्लिक कंपनी के लिए मैंडेटरी है, अगर उनकी वेबसाइट है वेबसाइट पे पब्लिश करनी है, नहीं है तो मेंबर्स को भेजनी है अगर वो रिक्वेस्ट करते हैं। प्राइवेट कंपनी के लिए इट इज नॉट मैंडेटरी, वो चाहे तो खुद से कर सकती है वॉलंटरी। यहाँ पर आर वी वेरी क्लियर। सो फाइनली हो चुका है स्वाहा हमारा। बेर्नार्ड ऑलरेडी टोल्ड यू बेटा, क्वेश्चन 2 का कंक्लूजन बता दिया ना बेटा, सेम टाइम पर नहीं हो सकती साहिल, सेम डे पर हो सकती है ना, तो फिर तो अटेंड नहीं कर पाएगा, सिंपल सी बात है, सेम टाइम पर है तो, अगर वर्चुअल मीटिंग कर रहे हो तो।
एक बार चांदनी में चेक करती हूँ उसका सेक्शन, है ना, मैं नोट्स में रेक्टिफाई करवा के अपलोड कर दूंगी अगर कुछ होगा तो। मैम दैट मीन्स दैट इफ अ प्रॉक्सी इज ऑफ ओनली वन मेंबर बट द मेंबर्स होल्डिंग, यस 100% इट इज वैलिड सुभाषीष। अगर उसकी होल्डिंग 50% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल है तो भी यहाँ पर वो क्या कर सकता है, प्रॉक्सी बन सकता है। क्या मजा आ गया, क्या क्या आग लगा दी क्या, एक बार फायर इमोजी टैप करके बता दो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, एक बच्चों का डाउट आ रहा है, मैम मैम क्या हुआ है कि आपने बोला था कि दो एजीएम के बीच में, सेक्शन 96 भी बोलता है कि दो एजीएम के बीच में एटलीस्ट 15 मंथ्स का गैप होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग कैसे कर सकते हैं कि एक ही दिन में दो एजीएम करो। ये जो मैंने आपको कंक्लूजन बताया बच्चा लोग, वो किसी एक केस का कंक्लूजन है जहाँ पर एक दिन में दो एजीएम हुई थी, बिकॉज कंपनी ने डिफॉल्ट किया था एजीएम होल्ड करने के लिए। जो उसकी पुरानी वाली एजीएम है उसको करने में उसने डिफॉल्ट किया था लास्ट एजीएम को, और जो अभी इस साल की एजीएम है उसकी लास्ट डेट थी 30 सितंबर, इसीलिए यहाँ पर उन्होंने एक ही दिन पर दोनों एजीएम कर दी। इट इज द कंक्लूजन ऑफ द केस। अगर कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है सो अकॉर्डिंगली आपको लिखना रहेगा फॉर अ सेफर साइड व्हाट यू कैन डू इज, आप प्रोविजन भी लिखकर आ सकते हो। नहीं नहीं नेहा, मैं फायर नहीं, आप सभी लोग फायर हो बच्चा लोग, हो ही गया। सो फाइनली हमारा जनरल मीटिंग केम टू एन एंड। आई होप यू एंजॉयड द 3 classes of general meeting. We have read each and everything. तो परेशान मत होना, ये मत सोचना कि दीदी सिर्फ 3 ही क्लासेस हुई जनरल मीटिंग की, बाकी इतना टाइम लगता है, ऐसा होता है वैसा होता है। यहाँ पर आपको कंपेयर नहीं करना है, आपको टाइम उस पर वेस्ट नहीं करना है ना। आपको टाइम यहाँ पर किस पे करना है, यूटिलाइज करना है, रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट। मैंने आपको पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी करवाए हैं, प्रैक्टिस शीट भी मिल जाएगी, मॉड्यूल की भी चीज़ें हमने कवर करी है। तो आई थिंक आपको कॉन्फिडेंस तो बढ़ जाना चाहिए दैट हमने बहुत कुछ किया है, अदरवाइज आपके पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाते ना। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रखना है। यस यस गरिमा, है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट भी अगर आपके मन में कभी भी कोई भी डाउट आता है देन इट इज बेटर टू कम्युनिकेट। ठीक है, मन में रखने से कुछ नहीं होता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा होगा ना, ऑफर कम्युनिकेट करना होता है। वैसे ही अगर आपके मन में कोई डाउट आता है यू हैव टू कम्युनिकेट हियर, है ना। पार्ट भी बहुत अच्छा है, एग्जैक्टली। मैम इज इट कंपल्सरी टू स्टार्ट द आंसर फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन? नहीं साक्षी, नॉट कंपल्सरी मैम, वेरी इजी बिकॉज ऑफ यू मैम, थैंक यू सो मच बर्नार्ड। ठीक है, जनरल मीटिंग इज बेस्ट, और आगे आने वाली पार्ट बी के सारे चैप्टर्स आपको बहुत ही बेहतरीन लगने वाले हैं, आई कैन बेट यू दैट। ठीक है इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स बेटा। यस यस विनीत, नॉट फाइलिंग करनी होती है बट आपको मेंटेन करके होना होता है। ऑडिटर आके चेक करता है आपके मिनट्स को, यहाँ पर फाइलिंग नहीं करनी होती है। यस यस चांदनी गुप्ता, बोथ दोनों को ही एप्लीकेबल होता है बच्चा, दोनों को ही एप्लीकेबल होता है। सो आई थिंक आई हैव एड्रेस्ड ऑल योर डाउट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट भी कोई डाउट आ जाता है यू कैन डेफिनेटली राइट योर डाउट ऑन द PW ऐप। ठीक है, चलो। सो फाइनली ग्लेड टू नो पार्ट बी शुरुआत हो चुका है हमारा, एंड साथ ही साथ हमने यहाँ पर एक चैप्टर भी पढ़ लिया है। बहुत ही जल्दी हम बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने वाले और भी इंटरेस्टिंग वे से। सो डू नॉट वरी, आपके पास प्रैक्टिस शीट भी आ जाने वाली। वन मोर थिंग इन द प्रैक्टिस शीट, आप रहते हो तो सब चैप्टर्स प्यारे ही लगते हैं, थैंक यू एलन मस्क। एक चीज़ है प्रैक्टिस शीट में ध्यान रखना, कुछ क्वेश्चन हो सकता है आपको बोर्ड मीटिंग के मिल जाए, तो जहाँ पर भी SS1 लिखा होगा कंफ्यूज मत होना, वो बोर्ड मीटिंग वाले चैप्टर के हो गए होंगे, तो उसे स्किप कर देना फॉर यू, राइट। ओके दैन दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। खूब खूब अच्छे से पढ़ो, जस्ट मेक योर सेल्फ प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक मी प्राउड। बाय बाय।